एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। अध्याय 2375-2385। सैम के संदेश का जादुई प्रभाव हुआ। सभी खिलाड़ी जो पहले से ही ब्रेक थ्रू के लिए फास्ट ट्रैक पर थे, उन्होंने अपनी हरकतों की गति और भी बढ़ा दी। इस बीच सैम ने कुछ और व्यवस्थाएं की इससे पहले कि वह डुआर्क क्षेत्र में खिसकने का रास्ता खोज ले। ट्राइक ने वास्तव में इसमें मदद की। किसी तरह से बुजुर्ग ने कुछ ही दिनों में डुआर्क क्षेत्र के सभी लोगों को मना लिया और ये तय कर लिया कि सैम को वहां निशाना नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने डुआर्क क्षेत्र के उन लोगों के साथ लंबी लंबी मुलाकातें भी तय की जिनके वंशजों या उनसे जुड़े लोगों ने सैम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो मूलतः उन संपत्तियों और धन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए वहां जा रहा है जिन्हें उसने बलपूर्वक अपने नाम करवा लिया था। सभी ने बस यही मान लिया कि विभिन्न शक्तियां सैम के साथ उस समझौते को तोड़ने का कोई रास्ता तलाशेंगी। वास्तव में अधिकांश लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि अपेक्षाकृत तटस्थ क्षेत्रों जैसे कि डुआर्क और जिया से बहुत अधिक प्रतिरोध होगा, जो इसके लिए बहुत अधिक प्रतिरोधी होगा। आखिरकार कम से कम ओलंपस, नॉज और सनातन क्षेत्रों में हब और सैम के साथ कुछ शिकायतें हैं और वे थोड़ी बढ़ गई हैं। यही बात दूसरे क्षेत्रों के बारे में नहीं कही जा सकती। इसलिए सैम द्वारा उन पर लगाया गया अनुचित जुर्माना पूरी तरह से अनुचित है। कम से कम डुआर्क क्षेत्र द्वारा सैम को खुले आमंत्रण दिए जाने से पहले तो सभी के मन में यही था। बेशक इससे लिंगतियान और डोव के दिलों में खतरे की घंटी बज गई। जिस क्षण निमंत्रण की घोषणा की गई, उसे डीन के कार्यालय में बुलाया गया। आखिर हो क्या रहा है? क्या सेट अकादमी तुम्हें फुसलाकर मारने की कोशिश कर रही है? क्या तुमने ट्राइक को तब नाराज किया जब हम नहीं देख रहे थे? जैसे ही सैम ने कार्यालय में कदम रखा, लिंगतियान के मुंह से शब्दों की बौछार उस पर पड़ गई। डव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से वह अपने निचले होंठ को काट रही थी, उससे स्पष्ट पता चल रहा था कि वह कितनी जोर से चिल्लाना चाहती थी। वॉर्टन हमेशा की तरह उबा हुआ लग रहा था। आप मेरी अनुमति के बिना बैठक के लिए मेरे कार्यालय का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यदि आप इसका उपयोग करते भी हैं, तो आपको मुझे यहाँ रहने के लिए क्यों मजबूर करना है? सैम के जवाब देने से पहले ही वॉर्टन ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। लिंगतियान ने उसे घूरा और सैम की ओर मुड़ गया। सैम ने आह भरकर कहा, क्या आप हर बार मेरे बारे में कुछ सुनने पर मुझे परेशान करना बंद कर सकते हैं? अगर इसकी वाकई जरूरत होती और अगर वाकई कोई खतरा होता, तो मैं खुद आपसे संपर्क करता। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षित? तुम्हें ये कैसे पता चलेगा? सैम ने फिर से आह भरने से पहले डव और वॉर्टन की ओर देखा। मैंने एक सोल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइक ने स्वयं मेरी सुरक्षा की गारंटी दी है। इसकी चिंता मत करो। लिंगतियान ने उसे गौर से देखा, फिर उसने भी थकावट से आह भरी। मैं आपके साथ काम करने की बजाय अग्रिम पंक्ति में रहना पसंद करूंगा। ये हास्यास्पद हो रहा है। ये बात तो मुझे ही कहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप एक और आपदा के बारे में चिंतित हैं, लेकिन क्या आप हर बार कुछ सुनने पर मुझे यहाँ बुलाना बंद कर सकते हैं? सैम पलटकर चला गया। वह अब और स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था। ये बुरे लोग सवालों से भरे हुए हैं। उसने जाने से पहले कुछ व्यवस्थाएं की। वह स्पेस गेट से नहीं गया, वह हॉबिंजर पर गया। दूरी के मामले में डुआर्क क्षेत्र सबसे दूर के क्षेत्रों में से एक है, इसलिए सैम को वहां पहुंचने में कुछ समय लगा। जैसे ही वह पहुंचा, ट्राइक डुआर्क शहर के बाहर उसका स्वागत करने के लिए आया। सैम ने इस शहर को पहले भी देखा है। वह तब यहाँ आया था जब हब बनाया जा रहा था। उस समय वह गुप्त रूप से यहाँ आया था। बाद में उसने हब के जरिए शहर के सारे रहस्य देखे। इसके अलावा इस जगह से उनका संपर्क बहुत कम रहा है। बेशक उनके या उनके किसी मैनेजर के लिए यहाँ कुछ काम है। उसने जिन 8 लोगों को भर्ती किया है, ठीक उसी तरह जैसे इकारस का जियोस अकादमी से झगड़ा है और इवा का थोर अकादमी से झगड़ा है, खुफू का सेट अकादमी से झगड़ा है। हालांकि सैम उसी सेट अकादमी के साथ सौदा करने के लिए डुआर्क क्षेत्र में आ रहा है। बेशक बिना किसी योजना के नहीं। वादा तो वादा होता है और सैम ने सभी प्रबंधकों से वादा किया कि वह उनका बदला लेने में उनकी मदद करेगा और अकादमी को ध्वस्त कर देगा। और इस प्रक्रिया में यदि उसे उनमें से कुछ के साथ मित्रता करनी पड़े, तो ऐसा ही होगा। ट्राइक ने सैम को शहर में उसके लिए बनाए गए विशेष निवास तक पहुंचाया। ये सेट अकादमी के नजदीक है। मैंने ये सुनिश्चित किया कि सभी नियुक्तियां एक उचित अंतराल के साथ निर्धारित की जाएं। आप यहाँ कम से कम 1 महीने तक रहेंगे। मुझे आशा है कि यह समय आपके लिए कम से कम शुरुआत करने के लिए पर्याप्त होगा। दिन में सिर्फ 1 या 2 अपॉइंटमेंट होते हैं और वे सभी सुबह के पहले भाग में होते हैं। दोपहर से पहले आपको अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। दोपहर से लेकर अगले दिन तक आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सैम ने सिर हिलाया और कहा, तो क्या तुम्हें वह आदमी मिल गया है जिसके मापदंड मैंने बताए हैं? कुछ चयन है। आप आज रात उनसे मिल सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। वैसे भी मुझे यकीन है कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से गुप्त रखें। मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से ये सब कुछ लीक ना हो। इसलिए अगर कोई लीक है तो आप मेरे पहले संदिग्ध होंगे। सैम ने सिर हिलाया और कहा, आपने उन लोगों की व्यवस्था की है जिनके साथ मुझे काम करना चाहिए? हाँ, वे तैयार हैं। मेरे अलावा वे ही एकमात्र लोग होंगे जो काम के सिलसिले में आपसे संपर्क करेंगे। इसके बारे में किसी और को नहीं पता, यहाँ तक कि वे लोग भी नहीं जो अंधकार के राजकुमार के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपकी अकादमी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस अंधेरे के राजकुमार वाली बात के खिलाफ है? मुझे यकीन है कि वे भी राजकुमार के बारे में जानते हैं जिसे आपने एक प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल किया था अब तक। बेशक वे हैं। यही कारण है कि मैं आपसे इसे पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए कह रहा हूँ। वे नहीं जान सकते कि क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अगर वे जान गए तो आप मेरे पहले होंगे। संदिग्ध व्यक्ति। सैम ने बस कंधे उचका दिए और इसका खंडन करने की जहमत नहीं उठाई। वह जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह उचित समय पर कह दिया जाएगा। उस रात सैम उन लोगों से मिलने गया जो इस परियोजना में शामिल होंगे। कुल 4 बुजुर्ग हैं। उनमें से 2 ट्राइक की पीढ़ी के वरिष्ठ हैं और बाकी 2 हैं। वे अपेक्षाकृत युवा हैं। कुछ साल पहले वे बुजुर्ग बन गए। उनके साथ ही उन्होंने उम्मीदवारों की कतार भी देखी। सैम ने उनमें से अधिकांश के चेहरे पहचान लिए। उनकी जानकारी उस डेटाबेस का हिस्सा है जो उन्होंने सूक्ष्म क्षेत्र के छात्रों के लिए बनाया था। सूक्ष्म क्षेत्र में छोटी अकादमियां, सेट से संबद्ध सभी अकादमियां। अकादमी। सैम ने एक बार फिर उनके संविधान की जांच की और ट्राइक की उन सभी को यहाँ इकट्ठा करने की क्षमता से प्रभावित हुआ। वे वास्तव में सैम द्वारा बताई गई अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनमें से उन्होंने 3 को चुना।
ये तीनों ही काफी होंगे। इनका अंधकार तत्व और मृत्यु ऊर्जा से सबसे अधिक लगाव है। इनका संविधान भी कठोर नहीं है, जो हमें अपने व्यवहार में बहुत अधिक लचीला होने की अनुमति देता है। दृष्टिकोण। ट्राइक सैम के चयन से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि अन्य 4 बुजुर्गों के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक बार जब सैम अपने घर वापस चला गया तो वे इकट्ठे हुए और इसके बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। बड़े ट्राइक, क्या आपको यकीन है कि यह इसके लिए सही आदमी है? उसने जिन 3 लोगों को चुना है उनमें सबसे कम संभावना है वे मुश्किल से ही दैवीय विमान तक पहुंच पाएंगे, और इसमें उनका पूरा जीवन लग जाएगा। हम तीनों में से किसी से भी अंधकार के राजकुमार के लिए एक पात्र कैसे बना सकते हैं? पिछला जहाज उन सभी से 1 दर्जन गुना ज्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन वह भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। बिना किसी परिणाम के काले कोहरे को रोके रखो। मुझे भी उसके बारे में कुछ संदेह है। किसी चीज का पुनर्निर्माण करना, एक संविधान के साथ एक शरीर का पुनर्निर्माण करना, यह देवताओं का काम है। एक सामान्य साधक, वह भी एक मनुष्य, ये कैसे कर सकता है? यह बिल्कुल असंभव हो सकता है। ट्राइक कुछ देर तक चुप रहा। ये सवाल उसके दिमाग में भी घूम रहे थे। उसने भी यही सोचा, लेकिन स्टोन के परिणाम। स्टोन के शरीर में बदलाव छोटा नहीं है। उन्होंने स्टोन और जेड और थेरॉन के साथ उसके जुड़ाव के बारे में भी जांच की। स्टोन का अतीत खोजना इतना मुश्किल नहीं है। स्टोन का जलती हुई खोपड़ियों से संबंध और उस जलती हुई खोपड़ियों का सैम के साथ कथित संबंध, उन्होंने कहा, शेष रिक्त स्थान भर सकते हैं। और सैम ने स्वयं स्वीकार किया कि वह ऐसा कर सकता है। इन सबके अलावा उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि सैम ही इस काम के लिए सही व्यक्ति है, इसलिए उसने उससे मना लिया। उन्होंने स्वयं भी इसका समाधान किया और अपने से बड़ों को भी इस बात के लिए राजी किया। क्या तुम्हें मेरे निर्णय पर संदेह है? उसने बस इतना ही कहा। बाकी 4 लोग तुरंत चुप हो गए। उन्होंने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। खैर, सैम बाद में अपना मन बदलने में कामयाब रहे और उन्हें एहसास हुआ कि ये संदेह सिर्फ थे। उन्हें अज्ञानी होने के नाते सैम तुरंत काम में जुट गया। अगली सुबह उसकी पहली मुलाकात अमन अकादमी के एक बुजुर्ग से हुई। वह उन छात्रों में से एक का पिता है जिसे सैम ने मारा था। सैम और एल्डर एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठे थे। एल्डर ऐसा लग रहा था जैसे वह सैम को अपनी नजर से ही मार डालना चाहता था। मुझे पता है कि आपको जल्दी करना मेरे लिए समझदारी नहीं है, लेकिन मेरे सामने एक बड़ा दिन है। मैंने अपने दोपहर के भोजन की भी योजना बना ली है, इसलिए अगर हम इस बैठक को समाप्त कर सकते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तो हम अपनी खुशी से आगे बढ़ सकते हैं। बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए दस्तावेज मेज पर रख दिए। ये वो संपत्तियां हैं जो मेरे बेटे के नाम पर थीं। अनुबंध के अनुसार आपको उनमें से 1/3 हिस्सा मिलेगा। फिर उसने मेज पर एक और ढेर रख दिया। ये वे संपत्तियां हैं जो मेरे बेटे को विरासत में मिलनी थी। अनुबंध के अनुसार आपको इसमें अपना हिस्सा मिलेगा। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, हम आपको सीधे तौर पर यह सब देने में सहज नहीं है। इसलिए मैं ये देखने के लिए बातचीत करना चाहूंगा कि क्या आप अलग संपत्ति या अन्य संसाधन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो बातचीत शुरू करते हैं। बस इसी तरह एक गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। सैम को अब समझ में आ गया कि ट्राइक ने इतने लंबे अंतराल के साथ अपॉइंटमेंट क्यों बनाए थे। उसने बस यही मान लिया कि यह सैम को डुआर्क क्षेत्र में ज्यादा समय तक रखने के लिए है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसने इस प्रतिक्रिया का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। बुजुर्ग ने सैम को कुछ घटिया संपत्ति और मुकदमेबाजी वाली संपत्ति सौंपकर बचने की कोशिश की, लेकिन सैम, जो कि अधिकांश जानकारी जानता था, बच निकला और आखिरकार उसने जो चाहा उसे हासिल करने के लिए सौदेबाजी की। वह कुछ ही घंटों में अमीर बन गया। उसके बाद सैम डुआर्क क्षेत्र के एक रेस्तरां में लंच करने गया जो अभी भी चल रहा है। चूंकि प्रतिबंध हटाया नहीं गया है, इसलिए बहुत सारे व्यवसाय नहीं चल रहे हैं। ये 4वीं कक्षा के छात्रों में से एक द्वारा चलाया जाता है, इसलिए यह अभी भी खुला है। अपना काम पूरा करने के बाद सैम अपने घर वापस चला गया। उन्होंने एक गुप्त संरचना बनाई और वहां से गायब हो गए तथा पीछे एक छद्म ऊर्जा संकेत छोड़ गए, ताकि यदि कोई उन पर जासूसी कर रहा हो तो वे उन्हें देख सके, क्योंकि उनका अनुमान था कि यह सब वास्तविक समय में हो रहा है। वह हब के गुप्त कमरे में फिर से प्रकट हुआ। उसने हब के नीचे ऊर्जा भंडार तक पहुंचने के लिए विशेष मार्ग खोला। उन्होंने मैन्युअल रूप से एक जलाशय को सक्रिय किया ताकि कृत्रिम कोर उत्पन्न हो सके। बेशक ऐसा करने से पहले उन्हें एक कन्वर्टर तंत्र बनाने की जरूरत थी। स्टोन के उद्देश्य के लिए तटस्थ ऊर्जा कोर पर्याप्त है, क्योंकि सैम उस समय एक शुद्ध योद्धा बना रहा था। स्टोन का मुख्य ध्यान शारीरिक शक्ति और ऊर्जा नियंत्रण पर है, लेकिन अंधेरे के राजकुमार को इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है और वे आवश्यकताएं बहुत विशिष्ट हैं। कन्वर्टर तंत्र उसे वह पाने में मदद करता है जो वह चाहता है। सारी तैयारियां पूरी करने में उन्हें काफी समय लगा। उसके बाद वह अन्य 4 बुजुर्गों और ट्राइक के साथ पहली आधिकारिक बैठक में गया। बाकी बच्चों को भेज दिया गया और केवल सैम द्वारा चुने गए 3 बच्चे ही बचे। उन तीनों को भारी भरकम संरचनाओं वाले अलग अलग कमरों में रखा गया। उन्हें पूरी तरह से अलग रखा गया है तथा इष्टतम वातावरण में रखा गया है। सैम ने कुछ योजनाएं तैयार की और उन्हें तीनों बुजुर्गों को दे दिया। काम के पहले दिन मुझे यकीन है कि आप सभी के पास बहुत सारे सवाल होंगे। सच कहूं तो मैं इस समय किसी भी सवाल का जवाब देने में बहुत थक गया हूं। मुझे बस उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको काम करते समय मिल जाएगा। यदि आप तब भी नहीं समझ सकते तो हम आगे चर्चा कर सकते हैं। तो फिर प्रश्नों पर चर्चा करें, एक बुजुर्ग ने पूछा। नहीं, इस बात पर चर्चा करो कि तुम्हें टीम में होना चाहिए या नहीं, सैम ने बेपरवाही से कहा। गुस्से से भरी निगाहों के बावजूद उसने बात जारी रखी। चलिए पहले उम्मीदवार के बारे में बात करते हैं। उसके लिए लिखी गई कार्ययोजना खोलें। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। यह दस्तावेज काफी लंबा है और लगभग एक किताब जैसा है। सब कुछ याद कर लो और कमरे से बाहर जाने से पहले मेरी आंखों के सामने इसे नष्ट कर दो। इसमें से कुछ भी बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए। ये हम 6 लोगों के बीच ही रहेगा। पहला उम्मीदवार एक जादूगर है। सटीक रूप से कहें तो एक नेक्रोमेंसर जिसके पास एक गहरा तत्वकोर है। न तो कोई शारीरिक संरचना है, न ही आध्यात्मिक रूप से कोई विशेषता। औसत प्रतिभा, औसत क्षमता। अपनी उम्र में वह एस्ट्रल प्लेन तक पहुंच पाया। इसका एकमात्र कारण उसका अत्यधिक परिश्रम और संयोगवश प्राप्त हुई भाग्यशाली मुलाकातें हैं। उसकी क्षमता कम है, बहुत ही कम। अकादमिक क्षेत्र में किसी भी चीज के लिए बहुत कम। अंधेरे के राजकुमार होने के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं। बुजुर्गों में से एक ने सैम को टोका। सैम एक क्षण के लिए रुका और शांति से उसकी ओर देखकर बोला,
औसत का मतलब है सुधार की अधिक गुंजाइश। आध्यात्मिक आधार के अलावा एक जादूगर होने के नाते उसका शरीर भी कमजोर है। योजना के अनुसार हमें सबसे पहले इसे मजबूत करना होगा। मैंने शारीरिक प्रशिक्षण योजना तैयार की है। आप में से कोई एक इसकी देखरेख करेगा। इसे नियंत्रित वातावरण में किया जाना चाहिए। उसे पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक लक्ष्य पूरे करने चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मैं प्रभारी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराऊंगा। जहां एक ओर उनका शारीरिक प्रशिक्षण चल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके भौतिक शरीर के लिए भी कई उपचार किए जाएंगे। दवा लिख दी गई है। मैंने सुना है कि आप में से एक व्यक्ति औषधि और गोली बनाने में कुशल है। आपको उसका जिम्मा संभाल लेना चाहिए और बताए अनुसार उपचार देना चाहिए। दवाई बनाना हो या इलाज करना हो, कोई भी गलती हुई तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन गलती मत करना। यहाँ पर जादूगर कौन है? एक बुजुर्ग ने अपना हाथ उठाया। आप भूत प्रेत बनाने के प्रभारी हैं। ये योजना के दूसरे चरण के लिए है। फिर भी यदि आप समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। इन भूतों के बारे में एक बात यह है कि जिन लोगों से आप आत्मा निकालते हैं उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताएं, वे सभी ऐसे प्राणियों से होने चाहिए जिनमें अंधकार तत्व हो और केवल अंधकार तत्व ही हो। सभी आत्माओं को दिव्य तल दीक्षा के प्रारंभिक चरण से संबंधित होना चाहिए। इससे अधिक कुछ नहीं। कम प्राणियों को किसी भी प्रकार की आत्मिक कला या आत्मिक संरचना में विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्राणी में भूत विद्या कौशल नहीं होना चाहिए। वे किसी भी मरे हुए प्राणी से संबंधित नहीं होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि ये आवश्यकताएं पूरी हों और किसी भी भूत की आत्मा ऊर्जा सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्य तल दीक्षा की सीमा, हमेशा की तरह अगर वे लक्ष्य से चूक जाते हैं तो आप जवाबदेह हैं। स्पेक्टर भी निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर बनाए जाने चाहिए। अब आप 3 बुजुर्ग हो गए हैं। चौथे बुजुर्ग, मुझे संसाधन जुटाने का जिम्मा आप पर ही है। सभी संसाधनों को उनके महत्व और उनकी उपयोगिता के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। प्रत्येक चरण में आवश्यकता, इसके अलावा इनकी आवश्यकता किस समय सीमा में होगी इसका भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इनके प्रसंस्करण की आवश्यकताओं का भी उल्लेख किया गया है। मैं इनमें से ज्यादातर छोटे मोटे काम करने में परेशान नहीं हो सकता। आप ही उनके प्रभारी हैं। आप खुद करें या किसी और से करवाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। उन्हें बिना किसी देरी के समय पर मेरे पास ले आओ, या मैं जवाबदेह रहूंगा। धन्यवाद। अब दूसरे उम्मीदवार की बात करते हैं। इस आदमी का पहला चरण पहले वाले से थोड़ा अलग है। इस आदमी का भी कोई संविधान नहीं है, हालांकि उसकी आत्मा थोड़ी अलग है। सैम ने 3 उम्मीदवारों के लिए आवश्यकताओं के बारे में बात करना जारी रखा और एक पहाड़ सौंपा। बड़े लोगों को काम सौंपना। रात बहुत हो गई थी, तब जाकर उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें क्या करना। इसके बाद उन्होंने योजनाओं को विस्तार से पढ़ते हुए तुरंत अपने कार्य शुरू कर दिए। सैम और ट्राइक कमरे में अकेले रह गए हैं। यह एक अच्छी योजना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शब्द सुन पाऊंगा, शारीरिक मांसपेशियों में बदलाव ला पाऊंगा। घनत्व, अस्थि मज्जा को इतनी आसानी से बदल देते हैं। जब भी मैंने ये शब्द सुने, मुझे यकीन है कि मैं जोर से हंस पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से आपने उन कार्यों को रखा है, अगर वे कहीं और कहे भी गए होते तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया होता। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के लोगों के साथ घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें अपना व्यवहार बदलने की जरूरत है। सामाजिक दायरा, यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो केवल हंस सकते हैं और आपके पागल विचारों को नकार सकते हैं, तो आपकी कल्पना कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएगी जहां आप उन्हें आजमाने की हिम्मत कर सकें। आप अपने आसपास के मूर्खों द्वारा प्रस्तुत विचारों और धारणाओं तक ही सीमित रहेंगे। क्या विकास के लिए यही आपका दर्शन है? नहीं, यह दर्शन है जिसे मैं अनपेक्षित सलाह के रूप में पेश करता हूं। यह मुझ पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास के लोग चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मैं उन्हें पहले से ही बेवकूफ मानता हूं। प्रतिभाशाली लेकिन फिर भी बेवकूफ, इसलिए ये बात मुझ पर लागू नहीं होगी। एक बार जब सैम ने कार्य सौंप दिए तो उन्होंने प्रारंभिक चरणों में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। तीनों की सर्जरी में अभी समय लगेगा और तब तक बड़े लोग ही सब कुछ संभाल सकते हैं। उन्हें बस इतना करना है कि उन्हें पर्याप्त मार्गदर्शन दें और सुनिश्चित करें कि वे अंतिम निर्देश तक सब कुछ का पालन कर रहे हैं। इस बीच वे इन कार्यों में व्यस्त होकर दिन गुजारते रहे। सैम उनकी बैठकों में शामिल होता था और हमेशा लोगों के साथ गर्मागर्म चर्चा करता था। बातचीत हमेशा टूटने की कगार पर होती थी जब तक कि वह जो चाहता था उसे हासिल नहीं कर लेता। बेशक उसे आश्चर्य होता था कि क्या बातचीत पहले से ज्यादा नफरत बढ़ा रही है। उन्हें यकीन है कि वे नफरत कम नहीं कर रहे हैं। वैसे भी उसके कई लोगों के साथ पहले से ही काफी दुश्मनी है। उसे यकीन है कि थोड़ी और बदनामी से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि सतह पर चीजें ऐसी ही चल रही हैं, वह अपने समय में कुछ और कर रहे हैं। सुबह मीटिंग शुरू होने से पहले और उनकी नई लैब में काम खत्म होने के बाद सैम को वह सब करने की आजादी है जो वह करना चाहता है। ट्राइक और बुजुर्गों ने इसके लिए उसके आराम के समय को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि सुपरवाइजर होने के नाते भी सभी दैनिक गणनाओं और मापों के साथ काफी मुश्किल है। हालांकि उनके विचारों के विपरीत सैम उस समय को हब के गुप्त कमरों में से एक में बिता रहा है। उस गुप्त कक्ष में, जिसमें असंख्य शिलालेख लगे हुए थे, मृत्यु ऊर्जा को कक्ष के मध्य भाग में भेज रहा था, एक पारदर्शी क्रिस्टल पदार्थ से बना सिलेंडर था। क्रिस्टल सिलेंडर की संरचना में रून जड़े हुए हैं। उस सिलेंडर में एक घना काला कोहरा है जिसे सैम ने अकादमी टूर्नामेंट में अंधेरे के नकली राजकुमार से इकट्ठा किया था। सैम ने इसे ट्राइक को नहीं सौंपा और ट्राइक ने भी उससे इसके बारे में नहीं पूछा, क्योंकि डील के अनुसार ट्राइक को यकीन है कि अगर सैम शर्तों को पूरा करता है तो वह ब्लैक फॉग को अपने पास नहीं रख पाएगा, क्योंकि प्रिंस ऑफ डार्कनेस के निर्माण में ब्लैक फॉग का इस्तेमाल अंतिम चरण में होता है। उन्होंने 2 कारणों से इसे सैम के पास ही रहने दिया। पहला ये कि उन्होंने सैम की काले कोहरे के प्रति एक शोधकर्ता के रूप में संभावित जिज्ञासा का सम्मान किया। यह एक नया पदार्थ है जो नश्वर और दिव्य दुनिया में भी मौजूद नहीं होना चाहिए। ये दिव्य और उससे परे की दुनिया से संबंधित है, इसलिए उन्हें यकीन है कि सैम इस पर गहराई से विचार करना चाहेगा। दूसरा कारण यह है कि सैम के अलावा कोई भी इसे अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता। इस काले कोहरे का एक प्रमुख गुण यह है कि यह केवल वही रह सकता है जहां इसे रहना चाहिए, और वह है अंधकार के राजकुमार के शरीर और आत्मा के भीतर। अगर यह कहीं और रहता है तो यह उन्हें जंग लगा देता है और खा जाता है।
इसके बाद खाली भूसी और मलबे के अलावा कुछ नहीं बचता। इसमें कुछ समय लग सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस शक्ति और प्रतिरोध से जुड़ा है। हालांकि समय के साथ यह इसे पूरी तरह से निगल जाएगा। सैम ने इस धुएं को यहाँ रखने के लिए इस कक्ष को संशोधित किया है। अगर वह इसे अकेला छोड़ देता है तो ये भी समय के साथ भस्म हो जाएगा। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा न हो, वह मृत्यु ऊर्जा को कक्ष में प्रवाहित कर रहा है। धुआं मृत्यु ऊर्जा का बहुत शौकीन है और अब अतिरिक्त ऊर्जा को उपभोग करने की प्रक्रिया में अन्य चीजों की उपेक्षा कर रहा है। सैम ने अपना हाथ क्रिस्टल सिलेंडर पर रखा और उसमें कुछ आत्मिक ऊर्जा प्रविष्ट की। जिस क्षण उसने ऐसा किया, तारांकन चीख। कमरे के अंदर से क्रोध और द्वेष की चीखें फूट पड़ी। काले धुएं से कई चेहरे दिखाई दिए, विभिन्न प्राणियों के चेहरे और एक चेहरा जो हर चीज के प्रति घृणा और घृणा के अलावा कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहा था। सैम ने इन चेहरों को गौर से देखा, उनकी गिनती की और अपने दिमाग में कुछ गणनाएं की। उसके बाद उसने अपने भंडार से रीपा तलवार और छाया तलवार निकाली और उनकी आत्माओं को बाहर प्रक्षेपित किया। तारांकन गर्जन। रीपा तलवार की रक्तभूत आत्मा अपनी राक्षसी मानवीय आत्मा के साथ क्रिस्टल सिलेंडर के भीतर के चेहरों को देख रही है। छाया आत्मा एक काले पिन के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कोई चेहरा या आंखें नहीं है जिन्हें सैम बना सके, लेकिन सिलेंडर के अंदर के चेहरे बेचैन हो गए। तारांकन थप 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 थप। वे सिलेंडर से इस तरह टकराए मानो वे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सिलेंडर पर लिखे शब्दों ने उन्हें रोक दिया। चेहरे शोर मचाते रहे और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। वे बारी बारी से रीपर स्पिरिट और शैडो स्वॉर्ड स्पिरिट को देख रहे थे, मानो वे बेकाबू भूख से ग्रसित हो। छाया तलवार आत्मा ने सैम के साथ संवाद किया। इन आत्माओं का आभामंडल बुराई से भरा हुआ है। ये घिनौना काम क्या है? ऐसा लगता है जैसे ही ये कुछ ऐसा जो जीवित दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। आपकी भावना सही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें। क्या इसके साथ बातचीत करो? मैं आत्माओं को उग्र होने से रोकूंगा। मैं बस उसकी इच्छा को समझना चाहता हूं। बस इसके साथ बातचीत करो और देखो कि यह कैसे व्यवहार करती है। ठीक है। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिलेंडर से जुड़ने की कोशिश की। जब वह प्रयोग की तैयारी कर रहा था, सिलेंडर के अंदर के चेहरे और भी बेचैन हो गए। वे विभिन्न आकृतियों में बदल गए, जैसे सिलेंडर को छेदने की कोशिश कर रहे स्पाइक्स। वे थोड़ा फट गए। उन्होंने सिलेंडर को जंग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो भी किया, सिलेंडर टस से मज नहीं हुआ। जल्द ही सैम ने तैयारी पूरी कर ली और उसने रक्तभूत आत्मा और छाया तलवार आत्मा को सिलेंडर के माध्यम से धुएं से जोड़ दिया। जब चेहरे उन्हें जल्दी से निकलने ही वाले थे, सैम ने उन्हें जबरन रोक दिया। सिलेंडर के नीचे से सुनहरे रनुरे और जंजीरों में प्रकट होकर उस काले पिन को एक छोटी सी गेंद में बांध दिया। तलवार आत्माओं ने इन चेहरों को आधे घंटे से अधिक समय तक जांचा। सैम ने अपनी आंखें बंद रखी और उन चेहरों या कहें कि आत्माओं की भावनाओं से जुड़ गया। वह उनकी इच्छाओं को महसूस कर सकता था, क्योंकि वे तलवार आत्माओं के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उनकी भाषा समझ सकता है, और जब उसे आखिरकार समझ में आ गया तो वह खुद को थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सैम ने स्वयं के साथ साथ हथियार आत्माओं से भी संबंध विच्छेद कर लिया। उसने हथियारों को वापस भंडारण में भेज दिया और कुछ भूतों को बाहर निकाल लिया। उसने एक भूत को सिलेंडर में डाल दिया। चेहरों ने हथियार आत्मा के साथ होने वाली उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, हालांकि उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दिखाई। सैम ने एक बार फिर खुद को जोड़ा और देखा कि कैसे भूत को चेहरों द्वारा जबरदस्ती निगला जा रहा है। ये सभी चेहरे अंदर की आत्माओं के प्रतिनिधि हैं और ये आत्माएं अब भूत को ऐसे खा रही हैं जैसे कि वह एक नाश्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि इन आत्माओं की इच्छाएं और क्रियाएं उस समय की तुलना में पूरी तरह से भिन्न है जब उन्होंने हथियार आत्माओं को उनके संपर्क में आने दिया था। वह गहरे विचार में डूब गया और उसने एक और प्रयोग करने का फैसला किया। उसने एक हथियार और एक और भूत निकाला, फिर अपने जादू से हथियार को भूत से मंत्रमुग्ध कर दिया और उस भूत को एक आत्मा बना दिया। फिर उसने खुद को आत्मा से जोड़ा और कुछ तलवार कलाओं को समाहित किया। बेशक ये पर्याप्त नहीं है, उसे कुछ आत्मा की जरूरत है जो खुद को हथियार से ठीक से जोड़े और सच्चे हथियार आत्मा के रूप में विकसित करे। ऐसा होने के लिए उसे युद्ध में हथियार का सही ढंग से उपयोग करना होगा। अगली सुबह जब वे बैठक में पहुंचे और बातचीत शुरू की तो उन्होंने पूरी बातचीत को गतिरोध की स्थिति में पहुंचा दिया। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं। सैम ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, क्या बात है? युद्ध। चलो तलवारबाजी की लड़ाई में भाग लेते हैं। आप 10 तलवारबाज ला सकते हैं। वे तीसरे दर्जे के भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी साधना को दिव्य विमान दीक्षा के अंतिम चरण तक दबाना होगा। इसका मतलब है उन्हें अपनी साधना को दूसरे दर्जे तक दबाना होगा। ये तलवारबाजी की लड़ाई होगी और इसमें किसी अन्य चाल या तत्व का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। अगर मैं 10 में से 7 मुकाबले जीत सकता हूं तो मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, अगर नहीं तो मैं वो लूंगा जो तुम मुझे दोगे। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत सहमत हो गया। मैं सहमत हूं, लेकिन आप जानते हैं कि तलवारों की आंखें नहीं होती और चीजें हाथ से निकल सकती हैं। क्या होगा अगर आप युद्ध में मारे गए? मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं इसके परिणाम स्वीकार करूंगा। हालांकि यही बात आपके उम्मीदवारों पर भी लागू हो सकती है, इसलिए अगर वे मर गए तो मैं उनकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाऊंगा। चिंता मत करो, उनकी श्रेष्ठ साधना के कारण वे नहीं मरेंगे, और हाँ, यदि वे अपना दमन तोड़ देंगे तो वे स्वतः ही हार जाएंगे। मैं ये समझता हूँ, लेकिन यदि वे अपना दमन कार्य समाप्त कर दें और मुझ पर आक्रमण कर दें, तो आप क्या सुझाव देंगे कि हम इस बारे में क्या करें? आप मुझे बताएं, मैं तुमसे जो संपत्ति लूंगा उसे बढ़ा दूंगा। तुम चाहो तो सीधे उम्मीदवार से मुआवजा ले सकते हो, लेकिन मुझे मुआवजा देने वाले तुम ही हो। बुजुर्ग ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, डील। हम मुकाबला कब तय करेंगे? 1 घंटे में हम सेट अकादमी में मिलेंगे। मुझे यकीन है कि बड़े ट्राइक मुझे मैदान देने में बहुत खुश होंगे। ठीक है, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। बुजुर्ग तुरंत चले गए। 10 मिनट बाद, नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? ट्राइक गुस्से में सैम की तरफ देख रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि इस सीधे सीधे इनकार के अलावा उसे क्या कहना चाहिए। इस बारे में चिंता मत करो बड़े ट्राइक, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं इतने लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रह सकता, और कौन जानता है कि इस परियोजना में कितना समय लगेगा। मैं इस क्षेत्र में निष्क्रिय नहीं रह सकता, या फिर मैं लाखों संदेह पैदा कर दूंगा। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि शहर के अंदर की गतिविधियों में कुछ बदलाव आया है।
कई निष्क्रिय जासूस अब सक्रिय हो गए हैं और मुझसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में बहुत व्यस्त हैं। हालांकि बैठकें होती रहती हैं, फिर भी मेरे लिए यहाँ हंगामा न मचाना मेरे स्वभाव के विपरीत है। सिर्फ कुछ सौदे करके बिना किसी घटना के वापस चले जाना मेरी शैली नहीं है। इससे मेरा उद्देश्य काफी हद तक पूरा होगा और कब भी बरकरार रहेगा। ट्राइक ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसके पास इसका कोई उचित जवाब नहीं था। सैम ने जो कहा वह सही है। सैम के स्वभाव के अनुसार किसी घटना को अंजाम न देना सही नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद वह समझौता करने पर पहुंचा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि मैं झगड़े के दौरान मौजूद रहूंगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रभारी हूँ। अगर चीजें खराब होती हैं तो मैं सीधे खुद को इसमें शामिल करूंगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुमने उनके साथ क्या सौदे किए हैं। इस समय तुम्हारा जीवित रहना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि तुम मौत को आमंत्रित करने के लिए इतने उत्सुक हो तो परियोजना समाप्त होने के बाद मैं स्वयं तुम्हें मार सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा, और कृपया उस आखिरी पंक्ति को इतनी गंभीरता से न ले। मैं कभी भी खुद को मारने की कोशिश नहीं करूंगा। ऐसा लग सकता है कि मैं अपनी जिंदगी को हल्के में ले रहा हूँ, लेकिन मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। 1 घंटे के भीतर ही बुजुर्ग 10 तलवारबाजों को लेकर आ गए, जबकि सैम ट्राइक के साथ आ गया। हैरानी की बात यह है कि एक भी तलवारबाज दूसरे दर्जे का नहीं है। खैर, सैम ये भी नहीं कह सकता कि यह इतना आश्चर्यजनक है। उसे इसकी उम्मीद थी। वे सभी तीसरी कक्षा के छात्र हैं। ट्राइक ने खुद इस बात की देखरेख की कि वे अपनी साधना को सही तरीके से दबाएं और उन्हें दमन कंगन पहनाएं। उस कंगन को पहनकर दमन को तोड़ना बहुत कठिन है। फिर झगड़े शुरू हो गए। पहली महिला है, मैंने तुम्हें टूर्नामेंट में देखा है, हालांकि मैंने तुम्हें तलवार का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा नहीं देखा है। इस चुनौती का प्रस्ताव देने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत है। सैम ने बिना जवाब दिए तलवार निकाल ली। ये बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। इसमें कोई फैंसी डिजाइन नहीं है, इसमें कोई खास बनावट या खासियत नहीं है। ये बस एक सामान्य दोधारी सीधी तलवार है। ठीक है, चलो चलें। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने अच्छे तलवारबाज हो। महिला आगे बढ़ी और उसने वार करना शुरू कर दिया। सैम ने तलवार को आसानी से रोक दिया और वार जारी रहा। वह ज्यादा नहीं हिला। हालांकि तलवार का इस्तेमाल करते समय उसकी आभा हर हरकत के साथ बदल रही थी। उसके पैर स्थिर हैं जबकि उसका ऊपरी शरीर अविश्वसनीय गति से घूम रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं और उसकी तलवार की आभा उग्र हो गई है। उसके हाथ में तलवार जल्द ही गूंजने लगी, अपनी आभा के साथ। उसी समय जब उसकी तलवार प्रतिद्वंद्वी की तलवार से टकराती है तो प्रतिद्वंद्वी की तलवार की आभा भी उसी तरह प्रतिक्रिया करती है। महिला को ऐसा महसूस होता है कि वह एक नए क्षेत्र में है, जिससे वह अजीब तरह से परिचित भी है। वह खुद को तलवार की तरह महसूस कर रही थी और जितना ज्यादा वह सैम से टकराती उतना ही ज्यादा वह अपनी तलवार के करीब महसूस करती, मानो वह और उसकी तलवार एक हो रहे हों। वह इस अवस्था को जानती थी। तलवार चलाने की ट्रेनिंग के दौरान वह हमेशा यही हासिल करना चाहती थी। वह अक्सर इस अवस्था तक पहुंच जाती थी, लेकिन इस अवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना हमेशा मुश्किल होता था। अब हालांकि यह लड़ाई उसके लिए जरूरी प्रशिक्षण सत्र साबित हुई, लेकिन एकमात्र समस्या ये थी कि सैम की तलवारबाजी के सामने उसे एक छात्रा जैसा महसूस हो रहा था। जितना ज्यादा उसने देखा उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह कम पड़ गई। सैम की तलवारबाजी बुनियादी बातों के बहुत करीब है। कोई भी आकर्षक चाल नहीं है, कोई भी अतिशयोक्तिपूर्ण वार नहीं है। वह बुनियादी बातों पर ही टिका रहा, लेकिन हर चाल इतनी पूर्णता के साथ चली और प्रत्येक कदम अगले कदम से जुड़ा होता है, जिससे एक स्वच्छ और स्पष्ट प्रवाह निर्मित होता है। इस भावना ने उसे हीनता का एहसास कराया और उस हीनता को छुपाने के लिए उसने चैनलिंग शुरू कर दी। अधिक से अधिक ताकत। उसने जांच करने वाली चालें बंद कर दी और पूरी ताकत से आगे बढ़ी। तलवार से हमला। सैम ने भी उसी तरह जवाब दिया। हालांकि ये पहले से तय तलवार के हमलों के बजाय तलवार की शैली का प्रदर्शन ज्यादा लगा। वह अभी भी वही वार और वार कर रहा है, लेकिन वे बस पैमाने में बढ़ गए हैं। उसकी तलवारबाजी एक सौम्य धारा की तरह है। ये बहुत परिष्कृत और सुंदर है, लेकिन जब बढ़ाया जाता है तो यह नदी की एक विशाल धारा की तरह होती है। अभी भी परिष्कृत, अभी भी सटीक, अभी भी बह रहा है, लेकिन बहुत अधिक घातक और ताकतवर। और बस ऐसे ही वह उसके हाथों हार गई। उस अवस्था में उसकी तलवार उसके विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ी। सैम ने अपनी तलवार बंद कर ली। प्रथम युद्ध के बाद भी उनकी आंखें खुली रहीं और उन्होंने अपना राज्य अक्षुण्ण रखा। दूसरा प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ा और उसी तरह की लड़ाई जारी रही। ट्राइक की उम्मीदें धराशायी हो गईं। उसे उम्मीद थी कि सैम को किसी तरह की मार पड़ेगी, लेकिन इसके बजाय ये तलवारबाजी का प्रदर्शन बन गया। ऐसा लगा जैसे सैम दिखावा कर रहा है। यहाँ तक कि उसके हाथों हारने वाले प्रतिद्वंद्वी भी उसके प्रति ज्यादा दुश्मनी नहीं दिखाते, क्योंकि उस संक्षिप्त बातचीत में उन्हें लगा कि उनकी तलवार की समझ को फायदा हुआ है। इसलिए वह भी हार इतनी अपमानजनक नहीं लगी। हर लड़ाई में काफी समय लगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सैम ने मंच पर कुछ घंटे बिताए और सभी 10 लड़ाइयां जीत ली। वह अंततः उस स्थिति से बाहर आया और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसकी तलवार और उसकी आत्मा तैयार। उसके बाद सैम प्रयोगशाला में काम करने चला गया। उसने सिर्फ उस दिन के 3 कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद वह हब के गुप्त कमरे में वापस गया जहां काला धुआं पकड़ा गया था। उसने अपनी ऊर्जा तलवार में प्रवाहित की। आत्मा बहुत मजबूत हो गई है। ये निश्चित रूप से छाया तलवार और रीपर की आत्मा की ताकत के आसपास भी नहीं है, लेकिन यह अभी भी काफी मजबूत है। इस तरह की आत्मा वाला हथियार एक एस्ट्रल प्लेन साधक के लिए बेहद आकर्षक होगा। बेशक यह विधि आत्माओं को बनाने में बिल्कुल आदर्श नहीं है। बलपूर्वक जादू को छोड़कर सैम द्वारा बनाई गई कृत्रिम वृद्धि पूरी तरह से एक आत्मा हथियार के उद्देश्य को विफल करती है। बेहतर तरीका यह है कि सैम ने समय के साथ रीपर तलवार की आत्मा कैसे विकसित की। सैम ने उस तलवार के साथ कई लड़ाइयों का अनुभव किया जिससे आत्मा उत्पन्न हुई। इसलिए आत्मा ने जो भी विकास, शक्ति और परिवर्तन अनुभव किए, वे सैम की शैली की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस नई तलवार में उन्होंने जो तलवार की आत्मा बनाई है वह ताकत के मामले में फायदेमंद होगी। ये समान ताकत वाले लोगों से लड़ते समय एक अतिरिक्त बढ़त प्रदान करती है। हालांकि यह इस तलवार का अभ्यास करने वाले साधक के विकास को बहुत सीमित कर देती है। तलवार की भावना विकास को प्रभावित करती है और बदले में साधक द्वारा खोजे जा सकने वाले तलवार मार्ग में लचीलेपन को कम करती है। इससे उसकी क्षमता बहुत हद तक कम हो जाती है। सीखने के चरण में एक तलवारबाज के हाथ में गलत आध्यात्मिक तलवार होना एक बहुत बड़ी हानि में बदल सकता है। खैर, यह एक अलग मामला है।
आत्मा भले ही कमजोर थी, लेकिन उसने सैम के उद्देश्य को पूरा किया। उसने तलवार को काले कोहरे के साथ सिलेंडर में फेंक दिया। कोहरे ने तुरंत अपने चेहरे दिखाए और उनमें से सभी तलवार की ओर तान दिए। अपनी आत्मा को दिखाने से पहले तलवार बहुत जोर से हिली। चूंकि यह भूत से बनी है, इसलिए इसने अपना मानवीय रूप बरकरार रखा। मानवीय रूप इन दर्जनों चेहरों से इस तरह जूझ रहा था मानो वह उनके आक्रमण का विरोध कर रहा हो। हालांकि ये वास्तव में बुरी तरह विफल रहा। चेहरों ने मानव रूपी आकृति को काले कोहरे में खींच लिया और इस प्रक्रिया में तलवार खंडहर में बदल गई। सैम के सामने काले कोहरे ने अपने स्वभाव में एक बड़ा बदलाव किया। यह एक पल के लिए निष्क्रिय हो गया और काले धुएं के गोले में बदल गया, इससे पहले कि यह फिर से चेहरों को प्रकट करता। इस बार इसमें एक नया चेहरा दिखाई दिया, वही चेहरा जो उस आत्मा का था जिसे अभी अभी निगला गया था। सैम ने फिर से काले धुएं से हमला किया। इस बार धुएं ने तलवार की किरणें फेंकी जो सैम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार शैली के अनुरूप थी। प्रयोग सफल रहा। उस दिन के बाद से बैठकों में भाग लेने और बातचीत करने के अलावा वह हमेशा युद्ध का प्रस्ताव रखता था। हर बार विभिन्न हथियारों के साथ और कुछ चुनौतियां थोड़ी संकर होती थीं। उन्होंने ज्वलन तलवार शैलियों का उपयोग किया, जिसमें चुनौती आग और तलवार उपयोगकर्ताओं के बारे में थी। इसी प्रकार बिजली और भाला उपयोगकर्ताओं, खंजर और छाया तत्व उपयोगकर्ताओं, उन्होंने विभिन्न आत्माओं को पोषित करने के लिए सभी प्रकार के तर्कों को लागू किया और काले धुएं के साथ प्रयोग किया। बेशक उनका ध्यान तीनों परीक्षण विषयों पर भी कम नहीं हुआ है। प्रिंस ऑफ डार्कनेस प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चल रहा है। एकमात्र समस्या स्पेक्टर निर्माण के साथ आए और यह सैम की गणना के भीतर है। बेशक निर्मित भूत प्रेत भी व्यर्थ नहीं जाते। काले धुएं के साथ बार बार प्रयोग करने से सैम को कुछ और समझ में आया। भूत काले धुएं के लिए एक बढ़िया चारा है। जबकि आत्माओं ने गुणात्मक परिवर्तन किए, भूतों ने अपनी ऊर्जा का स्तर और ताकत बढ़ाए। वे इसे शक्तिशाली बना रहे हैं। यह इसके लिए साधना की तरह है। इसलिए जब भी कोई बुजुर्ग भूत के ऊर्जा स्तर में कोई गलती करता है या अगर वह मिश्रण में कुछ आत्मा जोड़ता है जिसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो वह सीधे उस भूत को सिलेंडर में फेंक देता है जिससे काला धुआं निकलता है। 20 दिनों के भीतर पहले उम्मीदवार ने शारीरिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया और वांछित परिणाम प्राप्त किए। उसकी त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां सभी सैम की इच्छित शक्ति के स्तर पर पहुंच गईं। अब पहली शारीरिक सर्जरी का समय आ गया है। जब सैम ने योजना के इस भाग के बारे में बताया तो बुजुर्गों और ट्राइक को इतनी उत्सुकता हुई कि वे लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। ये 2 सर्जरी का संयोजन है। एक है मज्जा सर्जरी जो स्टोन पर की गई सर्जरी के समान है। एक सर्जरी जिसमें उन्होंने ड्रैगन जैसे जानवर की मज्जा से मज्जा को बदल दिया। अब वह एक अलग तरह के जानवर के मज्जा से मज्जा बदल रहा है। वास्तव में एक बहुत ही खास जानवर, शैतान वायवन का मज्जा। ये काय के पास मौजूद शैतान ड्रैगन का बहुत करीबी रिश्तेदार है। रक्तरेखा पदानुक्रम में थोड़ा कम, इसमें रक्त रेखा क्षमता काफी अधिक है। सर्जरी का दूसरा भाग युवक के अंगों में परिवर्तन जीन को एम्बेड करना है। इसके लिए परिवर्तन जीन के अलावा उसे डार्क एलिमेंट वाले कुछ अन्य जीवों के स्पष्ट आनुवंशिक और अंगूतक के नमूनों की भी आवश्यकता है। वे उच्च रक्त वंश क्रम के भी हैं। उस दिन सैम ने सभी मीटिंग रद्द कर दी और उन्हें टाल दिया। सर्जरी सुबह सुबह शुरू हुई और दोपहर तक वह सिर्फ मैरो सर्जरी ही पूरी कर पाया। मैरो सर्जरी के बाद उसने शरीर की उपचार प्रक्रिया को तेज कर दिया और नए रक्त को बदलने में सक्षम बनाया। नई रक्त कोशिकाएं इस अद्यतन अस्थि मज्जा के नए गुणों से युक्त होती हैं। अंगों में भी धीरे धीरे इस रक्त समृद्ध और काले तत्व का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इससे तुरंत ही प्रतिकूल परिवर्तन दिखने लगे। अंग धीरे धीरे खराब होने लगे। हो सकता है कि उस व्यक्ति का अंधकार में तत्वों से कुछ संबंध हो, लेकिन जो परिवर्तन हो रहे हैं वे उसके लिए सहन करने योग्य नहीं है। यही कारण है कि उन्हें परिवर्तनकारी जीन सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उन्होंने एक खास उपकरण बनाया। उन्होंने सबसे पहले हृदय से शुरुआत की। ये वह अंग है जो सबसे कम समय में सबसे अधिक खराब होता है। उन्होंने हृदय को छेद दिया और डिवाइस की मदद से ऊतक का एक छोटा टुकड़ा निकाला। उस खाली जगह में उन्होंने परिवर्तनकारी जीन के साथ नया ऊतक इंजेक्ट किया। उन्होंने जीन के चारों ओर एक बहुत ही सूक्ष्म शिलालेख भी बनाया। सर्जरी टेबल से बहने वाली डार्क एनर्जी को उस ऊतक की ओर निर्देशित किया जाता है। एक दृश्यमान गति से परिवर्तन शुरू हुआ। जब ये सब चल रहा था, सैम फेफड़ों तक पहुंच गया, फिर लीवर, अग्न्याशय, गुर्दे, यहाँ तक कि आंतों को भी नहीं छोड़ा गया। बाकी दिन एक एक करके सभी अंगों को बदलने में बीत गया। आधी रात तक सर्जरी पूरी हो गई और सैम थककर चूर हो गया। वह दीवार के सहारे फर्श पर गिर पड़ा। उसने शराब पीते हुए उपचार प्रक्रिया को देखा। कुछ तरल ऊर्जा कैप्सूल। उन्होंने यथाशीघ्र ठीक होने की कोशिश की। उस समय ट्राइक और अन्य बुजुर्गों ने शरीर में हो रहे बदलावों को देखने का मौका लिया। वे अचंभित रह गए। वे सभी उस युवक की शारीरिक शक्ति से परिचित हैं। वह एक जादूगर था और शारीरिक शक्ति के मामले में वह योद्धा से कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकता, भले ही वे एक ही स्तर के हों। यहाँ तक कि एक स्तर नीचे के योद्धा की शारीरिक शक्ति भी जादूगर से बेहतर हो सकती है। चारों बुजुर्ग पूरी तरह से चुप हो गए। ट्राइक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सदमे से बाहर आने में कामयाब रहा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे इस बात की पूरी समझ नहीं है कि ऐसा कैसे किया जाता है। इस तरह एक व्यक्ति को बदलो। तुमने ये कैसे किया? क्या तुमने इस विधि का आविष्कार किया? ट्राइक ने सैम से पूछा। आपने पूरी सर्जरी प्रत्यक्ष रूप से देखी है। मुझे यकीन है कि मुझे आपके पहले सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सवाल, जहां तक दूसरे की बात है, मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अपने एक दोस्त की दुर्दशा से अंशल्य चिकित्सा के लिए बहुत प्रेरणा मिली। हालांकि इस पद्धति को विकसित करने में बहुत समय लगा, लेकिन मैं परिणाम से वास्तव में संतुष्ट हूँ। बड़ों से कहो कि अगले कुछ दिनों तक उस लड़के से न उलझे। जब तक उसका शरीर पूरी तरह बदल नहीं जाता तब तक वह बेहोशी की हालत में रहेगा। क्या ये पूर्ण परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल नहीं। वह एक बिल्कुल अलग प्राणी बन जाएगा। फिर आप उसकी तुलना सेट द्वारा दी गई आदर्श आवश्यकताओं से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने कितनी प्रगति की है। ट्राइक ने एक क्षण रुककर पूछा। आपने आत्मा की सर्जरी के बारे में कुछ कहा, यह क्या है? अब आप इसके बारे में उत्सुक हैं। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अब जब मैंने आपकी अस्थि मज्जा सर्जरी देखी है तो मैं बस बहुत खुश हूँ। मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हूँ। ट्राइक को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सब कुछ पूर्व निर्धारित समय पर होने के कारण तीनों उम्मीदवारों की सर्जरी बिल्कुल सही चल रही थी। सैम के सुझाव के अनुसार ट्राइक ने सेट द्वारा दिए गए मानदंडों के आधार पर तीनों उम्मीदवारों का परीक्षण जारी रखा।
और उसे आश्चर्य हुआ कि ये बच्चे उन मानदंडों को अधिक से अधिक पूरा कर रहे हैं। बेशक उनकी मानसिक स्थिति, ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा आत्मीयता और ऊर्जा उपयोग में दक्षता के लिए अभी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। हालांकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वह इन तीनों के बारे में बहुत अधिक आशावादी है। उम्मीदवार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हालांकि सैम उनकी आंखों के सामने सब कुछ कर रहा था, लेकिन ट्राइक और बुजुर्गों को कुछ भी समझ में नहीं आया। कम से कम उन्हें सैम द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों के पीछे के कुछ सिद्धांत तो समझ में आए, लेकिन इससे उनकी उलझन और बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सैम ने उस सिद्धांत और सिद्धांत को जीवन में कैसे उतारा, उसे इतना कुशल कैसे बनाया कि वह उसे इतने सहज और नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये झटका तब और भी बढ़ गया जब सैम ने आत्मा की सर्जरी की। जब भूत निर्माण के प्रभारी बुजुर्ग ने आखिरकार पहले उम्मीदवार की आत्मा की सर्जरी के लिए आवश्यक भूतों की संख्या तक पहुंच गया, तो सैम ने इसे तुरंत शेड्यूल कर दिया। और जब सैम ने प्रक्रिया समझाई तो चारों बुजुर्गों और ट्राइक को ऐसा लगा जैसे वे एक बिल्कुल नई दुनिया देख रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही रास्ता है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ट्राइक ने हैरानी से पूछा। बेशक मुझे यकीन है। या फिर आप सोचते हैं कि मैं एक बेवकूफ हूं जो अपनी जान जोखिम में डालकर मजाक करना पसंद करता है? हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह मेरी आत्मा है। मैं इसके साथ कोई मजाक नहीं करूंगा। यही तो मैं पूछ रहा हूं, अगर तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम अपनी आत्मा का उपयोग करोगे, सभी भूतों को उसमें प्रवेश करने दोगे, उसमें विलीन हो जाओगे और फिर तुम अपनी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दोगे और उम्मीदवार की चेतना में प्रवेश करोगे, फिर उसे फिर से विलीन कर दोगे और अंततः अपनी आत्मा के टुकड़े को नष्ट कर दोगे? इसे जोर से कहना भी कितना हास्यास्पद लगता है और आप कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे? क्या आप पागल हैं? ट्राइक अपने सदमे को नियंत्रित नहीं कर सका। वह आमतौर पर एक परिष्कृत और गरिमापूर्ण स्वर में बात करता था, लेकिन अब वह बाजार में एक दलाल की तरह है। सैम ने बस उसे शांति से देखा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। एकमात्र संभव उत्तर यह है कि वह ऐसा करे और उन्हें दिखाए, लेकिन इसके लिए उसे ट्राइक को चुप रहने की जरूरत है। विडंबना यह है कि ट्राइक विवरण जाने बिना चुप रहने के लिए तैयार नहीं था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसे संभव है? क्या होगा अगर आपकी आत्मा घायल हो जाए? आप कोमाटोज अवस्था में चले जाएंगे और भगवान ही जाने कि आपको ठीक होने के लिए क्या क्या करना होगा। इससे प्रक्रिया में बहुत सारी जटिलताएं पैदा होंगी। सबसे पहले आत्मा घायल हो जाएगी, और इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोमाटोज की स्थिति में चला जाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं अपनी आत्मा के साथ इतनी आसानी से खिलवाड़ नहीं करूंगा। अंत में ये पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा किया है। पत्थर, हाँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि उस आदमी में इतनी मानसिक क्षमता है कि वह इतनी सारी ऊर्जा और नई रक्तरेखा और संविधान के परिणामों को झेल सके जो उसे मानसिक क्षमता के बिना दिया गया था? मैंने खुद ही जबरदस्ती उसकी मानसिक क्षमता बढ़ा दी। मेरे लिए यह एक दोहराई गई प्रक्रिया मात्र है। तो बस सवाल पूछना बंद करो और मुझे आगे बढ़ने दो। इसे देखना और समझना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस समय भूत निर्माण के प्रभारी बुजुर्ग ने ट्राइक को अपने पास खींच लिया और उससे गुप्त रूप से बात की। उसके बाद ही ट्राइक शांत हुआ और प्रक्रिया के लिए सहमत हुआ। लेकिन उसकी एक शर्त थी, वरिष्ठ व्यक्ति को उम्मीदवार की आत्मा से एक छोटा सा अंश जोड़ देना चाहिए। बस मामले की गंभीरता को देखते हुए वह पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकेगा और सुनिश्चित कर सकेगा कि कोई जटिलता न हो। सैम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि बस इतना ही है? अगर मुझे कुछ और नहीं पता होता तो मैं सोचता कि तुम वाकई मेरे बारे में चिंतित हो। हालांकि मुझे ज्यादा पता है और वह आदमी सिर्फ विलय की प्रक्रिया देखना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मेरा टुकड़ा वास्तव में मर चुका है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं आपके उम्मीदवार के कीमती शरीर को चुराकर अपनी आत्मा के टुकड़े से उसे अपना नहीं बना लूंगा। बुजुर्ग और ट्राइक ने असहमति नहीं जताई, वे बस चुप रहे। सैम ने बस कंधे उचकाए और कहा, सुनिश्चित करें कि आपका बड़ा कोई गलत काम न करे। जैसा कि मैंने कहा, जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं खिलवाड़ नहीं करता। यह मेरी आत्मा से जुड़ा है। अगर वह कुछ ऐसा करता है जो उसे बुरा लग सकता है तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। नहीं करना चाहिए। सैम विशेष रूप से तैयार किए गए ढांचे में चला गया। उसकी आत्मा को बाहर प्रक्षेपित किया गया और भूतों को ढांचे में जाने दिया गया। सैम की आत्मा ने भूतों को पकड़ लिया और उन सभी को एक साथ सैम की आत्मा के एक विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया गया। उस समय सैम ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा फाड़कर उसका क्लोन बनाया। यह एक छोटा हिस्सा है जिसका ऊर्जा स्तर बहुत कम है। टुकड़े पर तुरंत भूतों ने हमला कर दिया। संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि सैम की आत्मा ने सभी भूतों को अवशोषित कर लिया और इसकी ताकत तुरंत बढ़ गई। ये दिव्य विमान दीक्षा के आरंभिक चरण के साधक की आत्मा के प्राकृतिक ऊर्जा स्तर के बहुत करीब है। वह टुकड़ा तुरंत ही युवक की चेतना में प्रवेश कर गया। वहां सैम को दो चेतनाएं पहले से ही मौजूद दिख रही हैं। एक चेतना पूरी तरह से उम्मीदवार की है, दूसरा भी एक टुकड़ा है जो उसके अपने टुकड़े से बहुत छोटा है। बड़े का टुकड़ा, सैम का अंश, अपनी पूरी शक्ति के साथ उम्मीदवार की आत्मा में विलीन हो गया। उसने सुनिश्चित किया कि विलय की प्रक्रिया निर्बाध हो। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसकी आत्मा विलय की प्रक्रिया के निष्क्रिय पक्ष में रहे, जिससे उम्मीदवार की आत्मा को ऊपरी हाथ मिल सके। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि सम्मिलन प्रक्रिया में कोई जटिलता नहीं आएगी। हालांकि जब ये प्रक्रिया चल रही थी और सैम की अपनी चेतना पूरी तरह से गायब होने और नष्ट होने को तैयार थी, तो उसने एक हल्की सी गड़बड़ी महसूस की। बुजुर्ग की चेतना में हल्की सी अशांति उत्पन्न हो रही थी। सैम ने इस पर बात की और बुजुर्ग को तुरंत वापस जाने का संदेश भेजा। हालांकि न केवल उसे वांछित प्रतिक्रिया मिली, बल्कि दूसरी पार्टी भी उसकी मांग से अनभिज्ञ दिखी। सैम ने चेतना को थोड़ा फैलाया और सीधे भेजने के लिए बड़े के टुकड़े से जुड़ा संदेश। उन्होंने उम्मीदवार की आत्मा से उस टुकड़े को भी जबरदस्ती निकाल दिया। उम्मीद थी कि इससे एक ज्यादा मजबूत संदेश जाएगा। हालांकि उस पल सैम को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई सब कुछ देख रही आंख उसकी चेतना के टुकड़े पर आक्रमण कर रही हो। उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। वह क्रोधित हो गया और उसने अपनी आत्मा के टुकड़े को बलपूर्वक विस्फोटित कर दिया। लानत है। ध्यान में बैठे बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी नाक से थोड़ा खून निकल आया। सैम को गुस्से से देखा। दूसरी ओर सैम ने तुरंत अपनी आंखें नहीं खोली। उसे भी दर्द महसूस हो रहा है, हालांकि उसने इसका अनुमान लगा लिया है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसे ज्यादा नुकसान न हो। उसे अपनी आंखें खोलने में कुछ समय लगा। वह हौंफ रहा है और उसकी नाक से खून टपक रहा है। उसे हल्का हल्का सिर और चक्कर जैसा महसूस हो रहा है।
जब उन्होंने स्टोन पर आत्मा की सर्जरी की थी तब की तुलना में अब उनकी स्थिति काफी बेहतर है। लाइव और प्रत्यक्ष अनुभव से उन्हें वास्तव में बहुत मदद मिली। हालांकि यह उसकी चिंता का विषय नहीं है। उसने एल्ड्रिक की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। सैम ट्राइक की ओर मुड़ा और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसके परिणाम होंगे। क्या उसने सचमुच सोचा था कि मेरे पास अपने टुकड़े पर इतना घटिया नियंत्रण है और उसे पता नहीं चलेगा कि वह उस पर आक्रमण कर रहा है? मैंने सोचा था कि आपके लोग इतने समझदार होंगे कि वे इतना कुछ होने के बाद भी किसी को कम नहीं आंकेंगे। देखा गया। ट्राइक ने दांत पीसकर बुजुर्ग को घूर कर देखा। बुजुर्ग बोलने ही वाले थे कि ट्राइक ने जोर से अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। एक अदृश्य शक्ति ने बुजुर्ग को दीवार पर पटक दिया, इतना दबाव डाला कि वह बोल नहीं पाए। अब उस बल का प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? आपके बुजुर्गों में से कोई भी किसी चीज की जासूसी नहीं कर सकता। प्रक्रिया का गवाह होने का उनका विशेषाधिकार तुरंत रद्द कर दिया गया है। सैम ने ट्राइक के बोलने का इंतजार भी नहीं किया। वह बस चला गया। दरवाजे से अंदर जाने से ठीक पहले उसने बोलना शुरू किया, मैं कल काम नहीं कर रहा हूँ। सुनिश्चित करें कि वे अपने लक्ष्य पूरे कर रहे हैं। मुझे कुछ समय चाहिए। आराम करो, मेरी आत्मा दुख रही है। ट्राइक ने बुजुर्ग को देखा और उसकी गर्दन तोड़ने के लिए बहुत ललचाया। लेकिन उसे डार्क प्रिंस प्रोजेक्ट के लिए उसकी जरूरत थी और अब वह उसे जाने नहीं दे सकता। अंधकार के राजकुमार के अंततः नीचे आने के बाद मैं तुमसे निपट लूंगा। तब तक बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। खासकर तब तक चुप रहें जब तक कि आपसे बोलने के लिए न कहा जाए। ट्राइक भी चला गया। इस बीच सैम की भौहें धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गईं। वह उस बुजुर्ग को धन्यवाद देना चाहता था कि उसने ऐसा किया। कुछ बहुत ही बेवकूफी भरी बात, लेकिन वह जानता था कि यह उचित नहीं होगा। उस आदमी ने उसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक नया रास्ता दे दिया। पहली आत्मा सर्जरी के बाद सैम का जीवन बहुत आसान हो गया। ट्राइक और उसकी टीम के सवाल कम हो गए। उन्हें उस पर संदेह करने की हिम्मत नहीं हुई और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो वे उसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक बुजुर्ग की क्षणिक चूक ने उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका खो दिया। बाकी 3 बुजुर्गों ने उस आदमी को अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे हाई स्कूल के छात्र किसी बेवकूफ या शिक्षक के पालतू जानवर के साथ करते हैं। काम चलता रहा और इस वजह से उनके विचार अटक गए। दूसरी ओर सैम स्वच्छ गति से आगे बढ़ा। उसने अपनी सभी लड़ाइयां लड़ी और जीती। हथियार आत्माओं को प्राप्त किया, उन्हें काले धुएं में डाल दिया। कुछ समय बाद काले धुएं की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि इसमें मृत्यु ऊर्जा की विशाल मात्रा डाली गई थी। सैम ने इस सारे धुएं को समाहित करने के लिए कंटेनर का आकार 2 गुना कर दिया। जब चीजें ऐसी ही थीं तो उन्होंने बाकी 2 उम्मीदवारों की भी आत्मा की सर्जरी की। इस बार जैसा कि अपेक्षित था दूसरों की ओर से कोई निगरानी या हस्तक्षेप नहीं किया गया। एक बार जब आत्मा की सर्जरी हो जाती है और उम्मीदवार वांछित शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को प्राप्त कर लेते हैं तो एक अंतिम काम होता है जो उन्हें करने की आवश्यकता होती है। तीनों उम्मीदवारों के लिए अंतिम चरण, उनके परिवर्तन का अंतिम भाग। मैं एक विशेष सर्जरी करने जा रहा हूं और इसके लिए मुझे आपके और आपके बड़ों के साथ कुछ विशेष अनुबंध की आवश्यकता है। सैम ने ट्राइक और उसकी टीम के सामने प्रस्ताव रखा। आपका क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे आप लोगों पर इतना भरोसा नहीं है कि मैं यह न बताऊं कि आप क्या देखने वाले हैं। ये तीनों उम्मीदवारों की अंतिम सर्जरी है और यह एक साथ होगी। इसमें उनके संविधान को अच्छे से महान बनाने का मुख्य तत्व भी शामिल है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, ट्राइक ने आह भरते हुए कहा। सैम, ऐसा एक बार हुआ था और तुम्हें भी पता है कि यह एक क्षणिक बात थी। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं उस पर भरोसा नहीं करता और साथ ही मैं आपके निर्णय पर भी उतना भरोसा नहीं करता। ट्राइक ने इस पर भौहें सिकोड़ी। उन शब्दों से नाराज न होना मुश्किल है, लेकिन सैम पीछे नहीं हटा। उसने दुगना जोर लगाया। यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना हो सकती है। इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है और आप केवल 4 लोगों को ही चुन सकते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकें। और इस महत्व को देखते हुए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उन लोगों को चुनें जिन पर आप सबसे अधिक भरोसा कर सकें। उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति निकम्मा निकला। क्या तुम्हें अब भी आश्चर्य है कि मैं तुम्हारे निर्णय को बकवास मानता हूं? ट्राइक की आहें ढीली हो गईं। वह उस बुजुर्ग की ओर मुड़ा जिसने ये सब किया था और लगभग उसका सिर फोड़ देना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। उन्होंने तीनों उम्मीदवारों की रिपोर्ट देखी, उनकी मौजूदा स्थिति। उन्हें पहले से ही प्रतिभाशाली माना जा सकता है। वे अपने मौजूदा स्तर के साथ अकादमिक क्षेत्र में किसी भी अकादमी में आसानी से नियुक्त हो सकते हैं। वास्तव में उनका मानना था कि उनकी हालत पहले से ही उस नकली अंधकार के राजकुमार से बेहतर है जो कुछ दिन पहले उनके सामने आया था। वह अनुमान लगा सकता है कि ये तीनों इनमें से कोई भी काले धुएं के साथ कितनी अच्छी तरह से टिक सकता है। लेकिन इतनी दूर आने के बाद वह देखना चाहता था कि वास्तविक अंतिम परिणाम क्या होगा। सैम ने जिस अंधेरे के राजकुमार की कल्पना की थी वह कैसे बनेगा? भगवान द्वारा निर्दिष्ट अंधकार का राजकुमार कैसे आएगा? वह ये जानना चाहता था और अब वह पीछे नहीं हट सकता। और ऐसा होने के लिए उसे सैम की जरूरत है। कोई और यह नहीं कर सकता। आपको किस प्रकार के आश्वासन की आवश्यकता है? कुछ शर्तें हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये सुनिश्चित करें कि न तो आप और न ही आपके यहाँ मौजूद गुर्गे किसी भी परिस्थिति में ये जानकारी किसी को नहीं बताएंगे, तब भी नहीं जब आप पर कोई दबाव हो। मैं कम से कम इसके लिए आपकी आत्मा का अनुबंध तो ले ही सकता हूँ, लेकिन उन 4 बुजुर्गों, मैं चाहता हूं कि आप उनके दिमाग में ट्रिगर डाल दें। अगर वे कभी इस प्रक्रिया के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे तो वे मौके पर ही मर जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि न तो आपकी सेट अकादमी और न ही डुआर्क क्षेत्र की कोई अन्य अकादमी मेरे या मेरे किसी सहयोगी के पीछे आएगी। इसमें अकादमी के कर्मचारी, छात्र, संबद्ध परिवार और संगठन शामिल हैं। मैं आपसे अपने रक्षक बनने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि मैं द्वार क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्ति के हाथों नहीं मरूंगा। यदि यह शर्त टूट गई तो मैं 1/3 से भी अधिक संपत्ति ले लूंगा। और यह बात उन पर भी लागू होनी चाहिए, चाहे वे मुझ पर हमला करने की कोशिश करें या किसी भी परिस्थिति में मेरे खिलाफ साजिश रहे। अंत में जब मैं इस जगह को छोड़ना चाहूंगा तो मुझे कोई बाधा नहीं होगी। मुझे पकड़ा नहीं जाएगा। और मैं फिर से दोहराता हूं कि अब तक मैंने जो भी क्षमताएं आपको बताए हैं, चाहे वे मेरी तकनीकें हों, सिद्धांत हो या संबद्धताएं हो, आपको ये बताने की अनुमति नहीं है कि वे मुझसे आए हैं। और आप मुझे ये भरोसा दिलाए कि आपके लाभ के लिए मुझे किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। लेकिन आपके लाभ से मेरा मतलब है द्वार क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्ति का लाभ। ट्राइक ने आह भरते हुए कहा। हमने इन शर्तों के लिए पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
लेकिन हर खामी को नहीं छिपाया जा सकता। मुझे यह मत कहिए कि आपने मुझे किसी तरह यहाँ रोक कर रखने और मुझे आपके लिए प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करने के बारे में नहीं सोचा। ट्राइक चुप हो गया। उसने इस बारे में सोचा। उसने सैम की ओर देखा और निर्णायक भाव से उसने जाना कि वह यही कहना चाहता था। फिर वह बड़ों की ओर मुड़ा और बोला, हम उसे वह दे रहे हैं जो वह चाहता है, क्योंकि वह अकेला है जो हमें वह दे सकता है जिसकी हमें जरूरत है। इसलिए अनुबंधों के लिए तैयार हो जाए। सैम ने और भी ज्यादा मजबूत अनुबंध बनाए। उसने उन पर भी हस्ताक्षर किए और आखिरकार वह सर्जरी की तैयारी करने चला गया। इस आखिरी सर्जरी में तीनों उम्मीदवारों के शरीर में कृत्रिम कोर लगाया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरती। अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने के बाद सैम वापस हब में गया। वो गुप्त जलाशय कक्ष में गया जिसे उसने पहले संशोधित किया था। जब उन्होंने इसे संशोधित किया और खोला तो जलाशय कक्ष के भीतर कुल 9 चमकती हुई वस्तुएं तैर रही थीं। उनकी बातचीत से वे बाहर तैर गईं। तीनों सेट एक जैसे हैं। वे सभी अपने चारों ओर काले धुएं के साथ चमक रहे हैं। वे काले रंग के हैं। सैम ने अब तक जो कुछ भी देखा है उससे कहीं अधिक काला। वे शुद्ध अंधकार में तात्विक ऊर्जा से बने हैं। प्रत्येक सेट में 3 कोर होते हैं, एक अन्य 2 से बड़ा होता है। सैम ने कोर को विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए बेलनाकार कंटेनरों में सावधानीपूर्वक संग्रहित किया और फिर उन्हें अपने दिव्य आयाम में संग्रहित किया। इसके बाद वे प्रयोगशाला में वापस गए जहां तीनों उम्मीदवार बेहोशी की हालत में मेज पर लेटे हुए थे। सैम ने सावधानीपूर्वक एक संरचना बनाई। इस प्रक्रिया में वे बहुत सावधान थे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि संरचना में कोई विसंगति या त्रुटि की कोई संभावना न हो। एक बार संरचना तैयार हो जाने के बाद वह उसके बीच में बैठ गया। यह एक ऊर्जा संग्रह संरचना है। जिस क्षण इसे सक्रिय किया गया, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी दंग रह गए। संरचना की चूषण शक्ति अभूतपूर्व है, कम से कम संरचना के आकार और संरचना बनाने में लगे समय के लिए। सैम संरचना के बीच में बैठा था। उसका शरीर अंधेरे तत्व ऊर्जा सम्मेलन सक्रिय होने के साथ काला हो गया। उसी समय उसने भंडारण में जो कंटेनर रखे थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उसकी इच्छा के बिना ही कंटेनर स्वतः ही खुल गए और कोर कंटेनर से बाहर उड़ गए। प्रत्येक समूह एक उम्मीदवार की ओर बढ़ा। सबसे पहले बड़े कोर उम्मीदवारों के दिलों की ओर बढ़े, छोटे कोर में से एक सिर की ओर बढ़ा और अंत में दूसरा छोटा कोर उनके मूल और प्राकृतिक आध्यात्मिक कोर के स्थान की ओर बढ़ा। कृत्रिम कोर की उपस्थिति ने ट्राइक सहित वहां उपस्थित दर्शकों के बुजुर्गों को स्तब्ध कर दिया। सैम ने डुअर्क क्षेत्र में आने के बाद से जो कुछ भी किया उसने उनकी समझ को उलट दिया। वे उसके द्वारा की गई किसी भी बात को समझ नहीं पाए, लेकिन यह बाकी सबसे ऊपर है। इससे उन्हें एक पल के लिए पूरे अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। उन्हें यह भी संदेह हुआ कि कहीं वे गलत देवताओं की पूजा तो नहीं कर रहे। यद्यपि उन्होंने कभी भी कृत्रिम कोर या यहाँ तक कि प्राकृतिक आध्यात्मिक कोर को एक पृथक इकाई के रूप में नहीं देखा है जो शरीर के बाहर विद्यमान हो सकती है, फिर भी वे अपने चारों ओर की ऊर्जा के व्यवहार से यह समझ सकते हैं कि वे क्या हैं। बिना किसी संदेह के वे जानते थे और मानते थे कि ये शुद्ध अंधकार में मौलिक ऊर्जा के आध्यात्मिक केंद्र है। ये सबसे शुद्धतम ऊर्जा है जिसे उन्होंने कभी महसूस किया था, और वे एक दिव्य विमान दीक्षा छात्र के हाथों में है जिसे वे एक कीड़े की तरह कुचल सकते हैं यदि उन्होंने सिर्फ उन बुरे परिणामों को नजरअंदाज करने का फैसला किया जो उन्हें लंबे समय तक परेशान करेंगे। बेशक ये तब हुआ जब उन्होंने अपने द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों के परिणामों पर विचार नहीं किया। यहाँ तक कि क्षण भर के लिए इन सभी प्रतिबंधों के बावजूद वे लुभाए जाते हैं। वे इस प्रक्रिया को बाधित करने, उन कोर को हथियाने, सैम को पकड़ने, उसकी आत्मा को खोलने और ज्ञान सहित उसकी सभी यादों को निगलने के लिए प्रवृत्त होते हैं। और यह विचार उनके मन में और अधिक तीव्र हो गया तथा लगातार उनकी लालच और इच्छा से प्रेरित विकृत आवाज में गूंजने लगा। हालांकि सैम के कृत्य से हुए सदमे के कारण वे उस स्थिति से बाहर आ गए। जिस क्षण उन्होंने आध्यात्मिक केंद्रों को साधकों के 3 सबसे संवेदनशील भागों में पहुंचाया, वे स्वप्न से बाहर आ गए। उनमें से एक बुजुर्ग तुरंत उठ खड़ा हुआ, सहज रूप से यह सोचते हुए कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए। शायद अभी उसकी लालच से भरे मन ने कोर के उद्देश्य के बारे में सोचना बंद किया होगा। जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो वे कोर प्राप्त करने की अपनी इच्छा से आगे नहीं सोच पाते। अब उनके मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, आखिर वह उन कोर के साथ क्या करने जा रहा है। हर कोई जानता है, चाहे साधना का स्तर कुछ भी हो, कि आध्यात्मिक मूल के साथ छेड़छाड़ वर्जित है। सबसे ज्यादा जो किया जा सकता है वह है इसे ठीक करना जब ये टूटा हुआ या तनावग्रस्त हो। बस इतना ही। उन्हें कभी भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए या इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन सैम क्या कर रहा है, उन्हें आरोपित कर रहा है। उन्होंने अतीत की किंवदंतियों के बारे में बमुश्किल ही सुना है, बेशक एक बहुत दूर की किंवदंती कि कुछ पागल कमीनों ने देवताओं की इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस किया और इसके साथ प्रयोग किया। उन्होंने उन लोगों के आध्यात्मिक मूल को चुराने का प्रयास किया जो अन्य लोगों से बेहतर पैदा हुए थे। हालांकि इस तरह के आयोजन की सफलता के बारे में कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि जो किंवदंतियां कहती हैं कि कोई सफल हुआ, उनमें भी इस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सैम को उनकी किसी भी अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ सर्जरी की बात चल रही थी। स्टोन पर पहले की गई सर्जरी की तुलना में ये सर्जरी ज्यादा अस्थिर है। उस सर्जरी में उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न भागों में कई कोर लगाए। वे सभी उनके द्वारा लगाए गए प्रमुख कोर के साथ मिलकर काम करते रहे और एक दूसरे को संतुलन में रखते रहे। हालांकि अभी केवल 3 कोर ही प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं और उनमें से एक को आध्यात्मिक कोर के समान स्थान पर प्रत्यारोपित किया जा रहा है। इसी समय कृत्रिम कोर धीरे धीरे त्वचा में घुस गए। वे मांस और हड्डियों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए अपनी पूर्व निर्धारित स्थिति में पहुंच गए। बड़ा कोर हृदय तक गया। ये हृदय में प्रवेश करके उसके केंद्र तक पहुंच गया। उसी समय दूसरा कोर जो उम्मीदवारों के आध्यात्मिक कोर में स्थित है, आध्यात्मिक कोर में जबरदस्ती घुस गया। तीसरे कोर के साथ भी यही हुआ। यह मस्तिष्क में घुस गया और वहां स्थापित हो गया। सैम की भौहें गहरी हो गईं और साथ ही सभी उम्मीदवार कांपने लगे। दूर से ही बड़े बुजुर्ग उनके जीवन के संकेतों और जीवन शक्ति पर नजर रख रहे थे। वे गंभीर उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। सर ट्राइक, वे टिक नहीं पाएंगे। उन कोर में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। उस स्तर की ऊर्जा का सीधा प्रवेश कोई भी अंग नहीं झेल सकता, चाहे वह कितना भी उन्नत क्यों न हो। आध्यात्मिक मूल भी किसी भी क्षण ध्वस्त हो जाएगा। हम तीनों उम्मीदवार खो देंगे। ट्राइक ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे समझ में नहीं आया कि बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, लेकिन वह कुछ करने में हिचकिचा रहा था।
उसे लग रहा था कि उसे कुछ नहीं करना चाहिए। उस समय उन्होंने सैम द्वारा ऊर्जा के सेवन में भारी वृद्धि देखी। आसपास की सारी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ रही थी, यहाँ तक कि ट्राइक को भी थोड़ी सी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ा। सैम का फ्यूजन रूप बदल गया था। चारों ओर की ऊर्जा जो गठन में आ रही थी उसके ऊपर मंडरा रही थी, एक विशाल मात्रा, एक विशाल गोले की तरह। ये बहुत अशुभ और प्रकृति में श्रेष्ठ महसूस हुआ। एक विचार मात्र से सैम ने अपनी आंखें खोली और सारी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यह उसके माध्यम से तीनों उम्मीदवारों की ओर चली गई। ये कुल 9 धाराओं में विभाजित हो गई। प्रत्येक धारा उनके शरीर में रखे गए कृत्रिम कोर से जुड़ गई। उन्होंने ऊर्जा को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। मात्रा बहुत बड़ी है, लेकिन यह वास्तव में कोर के अंदर की ऊर्जा से ज्यादा नहीं है। हालांकि वह इस ऊर्जा का इस्तेमाल नियंत्रण तंत्र के रूप में कर रहे हैं। ये 3 घंटे तक चलता रहा। तीनों कोर अपने अपने स्थान पर इस प्रकार विलीन हो गए मानो वे प्रारंभ से ही अंतर्निहित हो। जिस क्षण वे एक साथ जुड़े, उनके शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन हुआ। तीनों उम्मीदवारों ने शारीरिक परिवर्तन का अनुभव किया। उनके बाल पूरी तरह से काले हो गए, रात के सबसे अंधेरे से भी ज्यादा काले। उनकी त्वचा का रंग बदल गया। इन तीनों की त्वचा का रंग उनके जीन के कारण अलग अलग था, हालांकि अब इन सभी का रंग बदलकर काला हो गया है। उनके शरीर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें आकाश में काले बादलों से तराशकर बनाया गया हो। उनके शरीर का हर छिद्र खुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने छिद्रों से सांस ले रहे हों। हवा की जगह वे सिर्फ अंधेरे तत्व की ऊर्जा को सांस के जरिए अंदर ले रहे थे। ये सबसे शुद्ध ऊर्जा थी। अंत में उनकी आंखें बदल गईं। उनके मूल रंग के बावजूद उनकी सभी आंखें काली हो गईं, और उनकी सफेद आंखों के विपरीत ये काली आंखें और भी ज्यादा उभर कर सामने आईं। वे क्रिस्टल जैसी दिखाई दी, मानो ये काले ऑब्सीडियन का सबसे शुद्ध रूप हो। तीनों उम्मीदवारों ने जब अपनी आंखें खोली तो बुजुर्ग सब कुछ देख सके। सैम का फ्यूजन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। उसने खुद को उम्मीदवारों से अलग कर लिया है और फॉर्मेशन भी निष्क्रिय कर दिया गया है। सैम वहीं गिर पड़ा। ट्राइक के साथ बुजुर्ग लोग जल्दी से दौड़कर उसके पास पहुंचे। उन्होंने तीनों उम्मीदवारों की हालत जांची, जबकि ट्राइक सैम को देखने आया। सैम की सारी शारीरिक शक्ति अस्थिर है, उसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, शारीरिक और मानसिक दोनों। इस बीच तीनों उम्मीदवारों में आए बदलावों को देखकर बुजुर्ग लोग आश्चर्य और हैरानी से चिल्ला रहे हैं। ट्राइक ने गहरी सांस ली और सैम को पास के बिस्तर पर ले गया। उसने उसे वहीं आराम करने दिया और तीनों उम्मीदवारों को देखा। अगले दिन सैम गहरी नींद से जागा। सबसे पहले उसने अपने पास मौजूद हर चीज की जांच की। जितना वह आत्मा अनुबंध पर भरोसा करता था, उतना ही जब से उसे एग्मोन के विश्वास और आत्मा अनुबंध से आगे बढ़ने के उनके तरीके के बारे में पता चला, वह इसके बारे में थोड़ा और सतर्क हो गया। सौभाग्य से उसका डर पूरी तरह से निराधार था। न केवल उससे कुछ भी नहीं लूटा गया, बल्कि उसे अकेला भी छोड़ दिया गया। एकांत में आराम करने के लिए वहां 3 उम्मीदवार भी नहीं बचे थे। वह उठा और चारों ओर देखा। कल वाली हर चीज वैसी ही थी जैसी थी, सिर्फ 3 उम्मीदवार ही हटाए गए थे। उसके जाने के कुछ मिनट बाद ट्राइक और बुजुर्ग कमरे में आए। वे कुछ नहीं बोले, उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या कहना है। बेशक बुजुर्गों को भी संदेह था, इसलिए वे भी अपने विचार कहने के लिए कांप उठे। लेकिन ट्राइक के लिए यह एक अलग मामला है। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह सैम पर भरोसा कर सकता है, लेकिन वह उस सफल परिणाम की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह उस प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के सफल होने की संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब जब उसने ये देखा तो उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। वह सैम की सराहना करने के लिए उचित शब्द भी नहीं खोज पा रहा है। मुझे लगता है कि वे तीनों उम्मीदवार ठीक हैं। मुझे यकीन है कि वे अब तक जाग गए होंगे और सामान्य महसूस कर रहे होंगे। उनके अनुकूल होने की प्रक्रिया बहुत तेज होगी। सैम ने अपने शरीर को खींचते हुए पूछा। भले ही वह शारीरिक और मानसिक थकावट के कारण सो गया था, लेकिन आराम की भावना बहुत संतोषजनक है। ऐसे बहुत कम सुख है जो एक रात की शांतिपूर्ण नींद से बेहतर हो सके। यही तो मैं आपसे बात करना चाहता था। क्या आप देखना चाहते हैं कि वे कैसे काम कर रहे हैं? जरूर। सैम और बुजुर्ग अगले दरवाजे पर अखाड़े में गए। ये भी एक गुप्त निवास है और वहाँ एक ही वर्दी पहने हुए सैनिकों का एक समूह है। वे सभी दिव्य विमान दीक्षा के प्रारंभिक चरण में हैं। वे सभी प्रथम श्रेणी के स्तर पर वहाँ एक कतार में खड़े हैं। कमरे में 3-5 रिंग हैं और 5 में से 3 पर कब्जा है। प्रत्येक रिंग पर एक उम्मीदवार का कब्जा है। उम्मीदवारों से एक काली चमक निकल रही है, जो वायुमंडल में उनके द्वारा निरंतर प्रसारित की जा रही काली मौलिक ऊर्जा का परिणाम है। इन वर्दीधारी सैनिकों ने एक के बाद एक मैदान में प्रवेश किया और तीनों उम्मीदवार उनसे मुकाबला कर रहे हैं। अखाड़े में पहले से ही ढेर सारे शव, अंग और खून सजे हुए हैं। बहुत सारे सैनिक पहले ही मर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बचे हुए सैनिक वास्तव में इससे परेशान नहीं हैं। वे जीवन या मृत्यु के बारे में सोचे बिना सीधे अखाड़े में चले जा रहे हैं। वे कठोर भाव के साथ लड़ रहे हैं, जबकि उनका गला रोबोटों की तरह काटा जा रहा है। सबसे ज्यादा भावुक 3 उम्मीदवार हैं। वे अपनी नई ताकत से अभी भी हैरान हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा चार्ट से बाहर है। उनकी शारीरिक शक्ति ऐसी नहीं है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कोई व्यक्ति इतना मजबूत हो सकता है। उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और अभी वे अपनी इस शारीरिक शक्ति का उपयोग उन सैनिकों से लड़ने के लिए कर रहे हैं जो उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ये सैनिक कौन है? सैम ने पूछा। वह वास्तव में उनके बारे में उत्सुक है। हमने सुनिश्चित किया कि इस अकादमिक क्षेत्र में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं है, लेकिन इन सैनिकों को उसने कभी नहीं देखा है। ये मेरे निजी सैनिक हैं, एक अलग कार्यक्रम जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि यह मजेदार है। मुझे लगा कि आप पहले ही इनके बारे में जान चुके होंगे। सैम आश्चर्यचकित हो गया और भौहें सिकोड़ ली। उसने तुरंत ऊर्जा दृष्टि सक्रिय कर दी और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह चौंक गया। इन सैनिकों और आसपास के वातावरण के बीच ऊर्जा का संपर्क पूरी तरह से अप्राकृतिक है। ये सामान्य साधकों के साथ होने वाले संपर्क से अलग है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी तरह की साधना तकनीक का उपयोग करे, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उनकी बातचीत में बाकी लोगों के साथ कम से कम एक सामान्य बिंदु होगा। हालांकि इन लोगों के पास यह नहीं था। ये लगभग ऐसा है जैसे वे मशीन है या कुछ ऐसा जो जीवित नहीं है, लेकिन सैम इसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। हर जगह खून और मांस। फिर उसने कुछ सोचा और उसके वंश में उछाल आया। राइजू वंश ने उसकी गंध की भावना को अधिकतम तक बढ़ा दिया और उसने अचानक महसूस किया कि मृत मांस की एक बहुत तीखी गंध उसके मुंह में घुस गई।
वे मरे हुए हैं। सैम अचंभित है। वह नीचे झुका और खून को ध्यान से देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में खून नहीं है। ये खून जैसा ही है और निश्चित रूप से खून से बना है, लेकिन ये शुद्ध और गर्म खून नहीं है जो किसी जीवित प्राणी के शरीर में प्रवाहित होता है। ट्राइक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वे मरे हुए प्राणी हैं। उच्चतम स्तर के मरे हुए प्राणी जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। वे मेरे अधीनस्थों द्वारा बनाई गई सबसे महान कृतियों में से एक है। एक परियोजना जिस पर मैंने लगभग एक शताब्दी बिताए, इससे पहले कि यह कोई अच्छा परिणाम दे सके। सैम आश्चर्यचकित है, लेकिन उसने आगे बढ़कर इसकी जांच करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण वह गंध के आधार पर बहुत सी चीजों का अनुमान लगा सकता था। और अब जब उसे विसंगति मिल गई तो उसने और भी चीजें देखना शुरू कर दिया जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। उन्होंने ये भी समझ लिया कि ये जीव उम्मीदवारों को अधिक नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाते। यही कारण है कि ये मरे हुए लोग बेहद कमजोर हैं। तीनों उम्मीदवारों को मृत्यु ऊर्जा पर निर्भर रहने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस किसी चीज में मृत्यु ऊर्जा होगी वो उनके लिए भोजन से ज्यादा कुछ नहीं होगी। बेशक उनके वर्तमान स्तर पर गुणवत्ता बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जब समान स्तर के साथ लड़ाई होती है तो मृत्यु ऊर्जा मूल रूप से शून्य हो जाती है। और ये मरे हुए जीव, ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु ऊर्जा उस रक्त के माध्यम से प्रसारित होती है। उन्हें इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि उनकी ऊर्जा किस तरह से स्थानांतरित होगी। इसलिए जब उम्मीदवारों की गुणवत्ता मृत्यु ऊर्जा को प्रभावित कर रही है तो वे इसे ठीक करने में असमर्थ हैं। उन्हें सबसे आसान लक्ष्य बनाना, सैम ने बिना सोचे समझे जोर से समझाया। ट्राइक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह जानता था सैम इस बात का पता लगा लेगा। मुझे यकीन है आप समझ सकते हैं कि मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ। सद्भावना का प्रदर्शन। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको हमसे उन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवाने की इतनी सख्त जरूरत क्यों है, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता और इससे भी ज्यादा करता। इसीलिए मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, ऐसा उपकार जिसका बदला चुकाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे यकीन है कि मैं इस जीवन में तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इसलिए मैं कम से कम इतना तो चाहता हूं कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करो कि मेरे साथ सहज महसूस करो। और यह मेरी ईमानदारी का प्रदर्शन है। आखिरकार मैं आपसे मुझ पर भरोसा करने के लिए नहीं कह सकता बिना इसके कि मैं आप पर भरोसा करूं। इसलिए मैं आपको अपने सबसे छिपे रहस्यों में से एक पर भरोसा कर रहा हूं। वास्तव में चारों बुजुर्गों को भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और वे बमुश्किल बुनियादी बातें जानते हैं। इनमें से ज्यादातर बातें उनकी अक्लें हैं। सैम चुप रहा। उसे अचानक सारी योजनाओं के बारे में थोड़ा बुरा लगा। शायद वह इतने लंबे समय तक लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर हो गया है। ट्राइक वास्तव में उस पर भरोसा कर रहा है। इससे उसे अपनी मूल योजना के बारे में कुछ पुनर्विचार करना पड़ा। बेशक ऐसा करने से पहले उसे खुफू से परामर्श करना होगा। प्रबंधकों में से एक और वह व्यक्ति जो सेट की अकादमी। सैम ने उसकी दुश्मनी को सुझाने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की और अब वह सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसने ऐसा किया था। उनमें से एक पर अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो वे कैसे हैं? वे 3 घंटे से अधिक समय से लड़ रहे हैं। केवल शारीरिक हमले, उनका आत्मीयता, मृत्यु ऊर्जा के विरुद्ध वे अच्छी तरह काम कर रहे हैं। उनकी शारीरिक शक्ति उसी स्तर पर किसी की सीमा से परे है। वे अंधेरे मौलिक ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। उनकी इंद्रियां इतनी बेहतर हो गई हैं कि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उनकी आत्माएं स्थिर हैं और उनकी इच्छा शक्ति भी अच्छी है। सुधार हुआ है। ट्राइक ने सैम को अपडेट दिया। सैम ने सिर हिलाया और कहा, एक समस्या है और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आपको उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। आपको उन्हें कठोर बनाना होगा। मैंने उनकी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाया होगा, लेकिन आत्मा का आकार मायने नहीं रखता अगर उन्हें यकीन हो कि वे सहन कर सकते हैं। वह यदि वे तैयार नहीं है तो वे आसानी से पागलपन की ओर जा सकते हैं। जोखिम से बचने के लिए हमेशा उनका परीक्षण करते रहें। उन्हें धीरे धीरे बढ़ती कठिनाई के साथ चुनौतियों का सामना करने दें। वैसे भी चूंकि अंधकार का राजकुमार सत्ता संभाल लेगा, इसलिए अल्पावधि में कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा दीर्घावधि में कोई भी उपाय पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें बचाओ। वे जल्द ही नई मिली प्रतिभा के बोझ तले दब जाएंगे क्योंकि उनका दिमाग अभी तैयार नहीं है। काफी मजबूत। ट्राइक ने सिर हिलाया और कहा, यह हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। अब समय आ गया है कि इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है कि आपको काले धुएं से अलग होना पड़ेगा। सैम ने विरोध नहीं किया। उसने बस काला धुआं छोड़ दिया। उसने इसे एक छोटे कंटेनर में संपीड़ित किया और उस शाम ट्राइक को दे दिया। ट्राइक ने छोटे पारदर्शी और क्रिस्टलीय कंटेनर को देखा और हंसा। आपके पास हर चीज का समाधान है ना? सैम ने बस कंधे उचका दिए। कंटेनर एक ऊर्जा संसाधन से जुड़ा हुआ है जो लगातार इसे मृत्यु ऊर्जा प्रदान करता है। सैम के अन्य आविष्कारों की तुलना में ये थोड़ा कच्चा है क्योंकि उसने बस एक स्पेस जेट को द्रवित मृत्यु ऊर्जा से भर दिया और इसे एक तंत्र से जोड़ दिया जो तरल को निकालता है और इसे अवशोषित करने योग्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एकमात्र चीज जो ट्राइक देख पाएगा वह ये है कि ऊर्जा तरल रूप में है। वह नहीं जानता कि इसे कैसे हासिल किया जाए और निश्चित रूप से इसे रिवर्स इंजीनियर करने में सक्षम नहीं होगा। सैम के रहस्य सुरक्षित हैं। उसे इसके लिए प्रशंसा मिलने पर थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसकी राय में ये बहुत ही घटिया है। कल मेरी अंतिम बातचीत है और मैं चला जाऊंगा। मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं आपको यहां रोक सकूं। ओलंपियन वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या चूक रहे हैं। सचमुच, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने जो नफरत फैलाई उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से जायज है? उनका गुस्सा हो सकता है लेकिन प्रतिक्रिया निश्चित रूप से नहीं है। बुजुर्गों और प्रशिक्षकों के रूप में उनका काम अपनी अकादमी को बेहतर बनाना है और बदले में उन देवताओं के अनुयायियों के जीवन को बेहतर बनाना है जिनकी वे पूजा करते हैं। ये जिम्मेदारी उनके किसी भी अन्य व्यक्तिगत द्वेष की तुलना में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही वह दुश्मनी जीवन और मृत्यु की हो और वे कोई समझौता न कर पाए, फिर भी उन्हें इसे अलग रखना होगा यदि लाभ पर्याप्त रूप से योग्य है। और लाभों को अयोग्य बताकर उन्हें खारिज करने का एकमात्र तरीका ये साबित करना है कि वे वही लाभ ला सकते हैं। ये वे मूल सिद्धांत हैं जिन पर अकादमियां स्थापित हैं। एक समय था जब हम इसी तरह काम करते थे, लेकिन ये तब बदल गया जब अधिकांश अकादमियों ने इस नियम का लाभ उठाकर अकादमी के कल्याण की आड़ में अपने निजी लाभ को आगे बढ़ाया। उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत नैतिक सीमा के बहुत ज्यादा जोर लगाया और वे जो भी सीमाएं सोच सकते थे उन्हें पार कर गए। इसने बदले में पहले अकादमी युद्ध के लिए मैदान तैयार किया।
सैम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वह कई युद्धों में शामिल रहा है, उसने बहुत से युद्धों का निर्माण किया है, वह जानता है कि युद्ध कैसे शुरू होते हैं और कैसे वे तीव्र होते हैं। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अकादमिक क्षेत्र ऐसे आदर्शों पर आधारित है। इसलिए ओलंपियन अभी भी नहीं जागे हैं और उन्होंने आदर्शों को वापस नहीं लिया है। सच है, तुम क्यों सोचते हो कि मैंने तुम्हारे लिए द्वार क्षेत्र से खतरे को नकार दिया? क्योंकि तुम मूल्यवान साबित हुए। तुमने जो लाभ दिया उसके सामने तुमने जो अराजकता फैलाई वह इतनी बड़ी बात नहीं है। वास्तव में हम अभी भी तुम्हारे बहुत ऋणी हैं। सैम ने एक क्षण के लिए अपने होंठ सिकुड़े और पूछा, बड़े ट्राइक, आप सेट अकादमी के डीन क्यों नहीं है? ट्राइक की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपना सिर हिलाया। मेरे अपने नैतिक और आचारिक दिशा निर्देश हैं। उन्होंने डीन के पद तक पहुंचने के लिए राजनीतिक खेल खेलने में मेरे हाथ पर प्रतिबंध लगा दिया। तो समस्या आपकी ताकत नहीं थी, केवल आपके आदर्श थे। ट्राइक ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अकेले ही द्वार क्षेत्र को आपके पीछे जाने से रोक दिया, यहाँ तक कि उन्हें अनुचित अनुबंधों के अनुसार ऋण का भुगतान करने के लिए मजबूर किया। मुझे यकीन है आप इस आधार पर मेरी ताकत का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त समझदार हैं। सैम बस मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, तो अगर आपको पता चले कि सेट अकादमी के प्रतिनिधियों ने उन नैतिक सीमाओं को पार कर लिया है जिन पर आप विश्वास करते हैं, तो आप क्या करेंगे? वे सीमाएं जिन्हें एक अकादमिक बुजुर्ग और प्रशिक्षक को पार नहीं करना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपको सचमुच लगता है कि मुझे अपने लोगों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी नहीं है? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे मैं अपने कुछ नियम तोड़ सकूं। इसका मतलब है कि आपको एक निर्णय लेना है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या प्राथमिकता होगी, अकादमी का कल्याण और उसकी पवित्रता या आपके व्यक्तिगत नियमों की पवित्रता? ट्राइक हैरान था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया। उसने सैम की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था कि सैम के सवाल के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है। पूरी तरह से स्पष्ट कहें तो यह ऐसा सवाल था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहले इस बारे में सोचा था, अगर वह कहता कि उसने ऐसा नहीं किया तो यह उसकी जान ले लेगा। वह इन मूर्खों को अकादमी की पवित्रता को किस हद तक खराब करने देगा, इससे पहले कि वह अपने विश्वासों को थोड़ा मोड़कर उनका ख्याल रखे। सैम ने उस पर उत्तर देने के लिए दबाव नहीं डाला और कहा, मैं कल चला जाऊंगा। उसके बाद हम उस परियोजना के बारे में कभी बात नहीं करेंगे जिस पर हमने काम किया था। और यह इस बारे में मेरी अंतिम सलाह होगी, एक से अधिक राजकुमार चुनने में संकोच न करें। मुझे यकीन है कि एक राज्य में कई राजकुमार रह सकते हैं। सैम ये शब्द कहकर चला गया। ट्राइक को सैम का मतलब साफ साफ समझ आ गया। यह इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह काले धुएं को कैसे अलग कर सकता है। वह अगले चरणों की तैयारी के लिए प्रयोगशाला में वापस चला गया। जब वह अपने काम में व्यस्त था और सैम ओलंपियन क्षेत्र में वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तब सेट अकादमी के अंदर कुछ और ही घटित हो रहा था। एक बूढ़ा आदमी जो लगभग एक लाश की तरह लग रहा था, एक भयंकर नजर के साथ सेट अकादमी के डीन और एक ग्रैंड एल्डर का सामना कर रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि मैं अपना शोध करने के लिए सेवानिवृत्त हुआ हूँ? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ट्राइक को उस आदमी के साथ घुलने मिलने दिया जिसने मेरे पोते को ऐसी हालत में पहुंचा दिया? मैं मान करता हूं कि आप तुरंत सैम को मेरे पास लाएं और उससे वह काला धुआं निकालें। ये बूढ़ा आदमी वही है जो सैम द्वारा ट्राइक को दिखाए गए वीडियो में था। ये बूढ़ा आदमी जिसने अपने पोते का दिल बदलकर उसे अंधकार का नकली राजकुमार बना दिया था। हम ऐसा नहीं कर सकते, डीन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। ऐसा क्यों? ट्राइक ने द्वार क्षेत्र की ओर से एक समझौता किया कि सैम को काले धुएं के बदले में द्वार क्षेत्र से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बूढ़ा आदमी उत्साह में बोलने से पहले स्तब्ध रह गया। इसका मतलब है कि काला धुआं फिर से हमारे साथ है। डीन का चेहरा अजीब हो गया। कुआं? अच्छा, क्या काले धुएं का क्या हुआ? मेरा पोता हर सेकंड मर रहा है। एक सेकंड का इंतजार करना एक सेकंड की देरी है। हमें तुरंत उसके पास काला धुआं पहुंचाना होगा। वह डीन अभी भी अपने शब्दों को चबाते रहे। बस ये कह दो, ट्राइक ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया है और उसने साफ साफ कह दिया है कि आपका पोता प्रिंस ऑफ डार्कनेस बनने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। डीन ने अपनी बात नहीं दोहराई। उसे पक्का यकीन था कि सवाल बयानबाजी वाला था। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और निराश हो गया। मेरा पोता, वह मर जाएगा। बड़े बुजुर्ग ने दुख से आह भरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे बताया था कि अंधकार का राजकुमार तय हो चुका है। तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरा पोता अंधकार का राजकुमार बना रहेगा। तुम अपने शब्दों को इतनी आसानी से कैसे बदल सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ट्राइक ने इस पर जोर दिया। उसने कहा कि आपका पोता, जिसने एक छोटी सी दुश्मनी के कारण एक बाहरी व्यक्ति को ब्लैक स्मोक खो दिया, उसके पास अंधेरे के राजकुमार के लिए एक पात्र बनने के लिए आवश्यक गुण नहीं है। क्या आपके पास वह नहीं है जो चाहिए? बूढ़े आदमी को यह भी नहीं पता था कि उन शब्दों को दोहराने के अलावा और क्या कहना है। हालांकि बूढ़े आदमी का बेटा और बड़ा और नकली राजकुमार का पिता बगल से बोल रहा था। तो फिर अंधकार का राजकुमार कौन होगा? निर्णय ट्राइक द्वारा लिया जाता है। वह निर्णय लेगा और हमें केवल सूचित किया जाएगा। हालांकि हाल ही में वह कुछ कदम उठा रहा है जो संबद्धता के विभिन्न छात्रों और उम्मीदवारों की तलाश कर रहा है। वह उम्मीदवारों की तलाश के लिए सेट के गुट से भी बाहर चला गया। डीन ने समझाया। बूढ़े आदमी को बुरा लग रहा था। क्या उसने तुम्हें कोई और कारण बताया? काले धुएं के खत्म हो जाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि केवल नकली सिगरेट ही आपके पोते की तरह धुआं खो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने यह बात द्वेष के कारण कही। डीन ने एक बार फिर कहा। बूढ़े आदमी का चेहरा निराशा से भर गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यही बात उसके बेटे के साथ भी हुई। बूढ़े आदमी के बोलने से पहले ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप बाहर चले गए। तो ट्राइक जानता है। क्या आपको यकीन है पिताजी? हो सकता है वो सचमुच द्वेषवश ऐसा कह रहा हो। धोखा, द्वेष। मैं किसी को मार डालूंगा ये देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में उस भावना को महसूस कर सकता है। वह कमीना कभी द्वेष से काम नहीं करता। उसे पता होना चाहिए, इसका मतलब है कि हमारे दिन गिने हुए हैं। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? अकादमी का रास्ता बंद है। हम बाहर नहीं निकल सकते। न तो सैम और न ही ट्राइक वास्तव में उस बूढ़े आदमी से निपटने के मूड में है।
इस बुरे आदमी से निपटना सैम के हित में नहीं है। अगर उसे अच्छे से खेला जाए तो वह गड़बड़ी पैदा करने के लिए काफी अच्छा हो सकता है। हालांकि वह सैम का लगातार ध्यान बनाए रखने के लिए कहीं भी पर्याप्त बड़ा नहीं है। ट्राइक के लिए वह जानता था कि यह आदमी डुआर्क क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता, ट्राइक के स्पष्ट निर्देशों के बिना नहीं। इसलिए वह चूहे को उसके जीवन के बारे में कुछ समय तक चिंता करने देगा, फिर उससे निपटेगा। अगले दिन सैम ने आखिरी बातचीत पूरी कर ली थी। इस बार वह लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार इसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए उसे लड़ना ही पड़ता है। उसने जल्दी से लड़ाई खत्म की और अनुबंध पूरा किया। उन्होंने ज्यादा समय तक इंतजार भी नहीं किया। अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही वे द्वार क्षेत्र छोड़कर चले गए। जब वह ओलंपियन क्षेत्र में वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने लिंग तियान से मुलाकात की और यह पुष्टि की कि प्रतिबंध कब हटाया जाएगा। मैं आपसे संपर्क करने वाला था। हमें सटीक तारीख के बारे में पता नहीं है, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना है कि इसे जल्द ही हटा लिया जाएगा। लिंग तियान ने आह भरते हुए जवाब दिया, तुम इतने परेशान क्यों हो? प्रतिबंध की जानकारी सिर्फ मुझ तक सीमित रखी जा रही है। दूसरे देवता हंगामा कर रहे हैं। आपके ज्यादातर तरीकों की वजह से बहुत से बाहरी देवता खेल में शामिल हो गए हैं। वे कड़ी नजर रख रहे हैं और उनमें से ज्यादातर आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। वे खेल में उन देवताओं की थोड़ी मदद कर रहे हैं जो आपके खिलाफ हैं, और उस स्थिति का वर्तमान परिणाम यह है कि मेरी जानकारी प्रतिबंधित की जा रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। सैम ने बस कंधे उचका दिए। क्या तुम्हें इसके बारे में एक दिन पहले भी पता चलेगा? मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा न हो। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम घबरा रहे हो? थोड़ा सा, सैम ने सहजता से उत्तर दिया। उसके ढीले व्यवहार को देखकर लिंग तियान को बुरा लग रहा था। आप कुछ योजना बना रहे हैं, है ना? अभी तो नहीं कह सकता, है ना? इसके बाद सैम चला गया। वह अपनी भविष्य की योजनाओं पर काम कर ही रहा था कि उसे एक ऐसी खबर मिली जिसका उसे इंतजार था। खबर यह थी कि एक खिलाड़ी ने दूसरी कक्षा में प्रवेश पा लिया है। हैरानी की बात यह थी कि कुमार पहले स्थान पर पहुंच गया था। सैम ने अनुमान लगाया कि ये दयूस होगा। कुछ दिनों के बाद उसे संदेश मिला कि आर्किव ने सफलता प्राप्त कर ली है। फिर नूह और फिर डेस, डोना और अखिल वास्तव में उसी दिन अंतिम है। ठीक इसी तरह एक सप्ताह के भीतर वे सभी सफल हो गए। इसने संबंधित क्षेत्रों में थोड़ा ध्यान भी आकर्षित किया। भले ही इन उम्मीदवारों ने पहली कक्षा में कुछ खास नहीं किया और ज्यादातर फ्रेशमैन प्रतियोगिता के लिए चुप रहे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से कुछ अराजकता पैदा की। उन्होंने आधिकारिक चुनौतियों में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने अपने अकादमियों में अन्य प्रथम श्रेणी के छात्रों को द्वंद्वों में बुरी तरह हराया और प्रथम श्रेणी के छात्रों के अनौपचारिक ओवरलोड बन गए। बेशक उनका प्रचार न किए जाने का एकमात्र कारण यह है कि अकादमियों के डीन इसके लिए तैयार नहीं है। वे पहली कक्षा के खिलाड़ियों की ओर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि सैम ने ओलंपियन क्षेत्र में और हब के साथ जो हलचल मचाई वह उनकी किसी भी उपलब्धि से कहीं अधिक जोरदार है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की पैनी नजरें उन पर थीं और उन्होंने जल्दी ही सभी खिलाड़ियों में दूसरा सामान्य कारक पकड़ लिया। वे सभी एक ही समय पर सफल हुए। पहली बात तो यह है कि वे सभी विशेष प्रवेश वाले हैं। वैसे अगर उन्हें संदेह भी था तो कोई भी उनके पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि सभी अकादमियां इन लोगों की जान की परवाह किए बिना उनकी रक्षा कर रही हैं और सभी अकादमियों का एक ही आम दुश्मन है, सैम। उसने टूर्नामेंट में बहुत से लोगों को मार डाला। हालांकि यह एक सुनहरा नियम है कि टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ उसका बदला किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन वे सभी एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। जबकि वे सभी उसे मारने के बारे में सोच रहे हैं, सैम के दोस्त भी धीरे धीरे सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पहुंचने वाला नाइट घोस्ट है और उनकी स्थिति से सैम का मानना था कि सेबर सम्राट अगला होगा। उस समय अकादमिक क्षेत्र में अचानक अराजकता फैल गई, क्योंकि सभी अकादमियों ने एक घोषणा पारित कर दी। ओलंपियन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में गैम्बलर अकादमी ने उस घोषणा को क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए जारी किया। बढ़ते संघर्षों के कारण जो लगभग अकादमी युद्ध की स्थिति में पहुंच गए थे, हमने यात्रा और हिंसा पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि हमने कहा था कि हम अंतर अकादमी टूर्नामेंट के बाद प्रतिबंध हटा लेंगे, लेकिन परिस्थितियां अभी भी शांत नहीं हुई और इससे हमें प्रतिबंध हटाने के बारे में चिंता होने लगी। हालांकि हमने ये समझ लिया कि हम छात्रों के विकास को सीमित नहीं कर सकते और हमें अकादमियों को उचित ढंग से चलाना होगा और इसके लिए प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। अब से अकादमिक क्षेत्र से यात्रा प्रतिबंध हटा लिया गया है, हिंसा पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया है, और देवताओं ने भी अकादमिक क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर वर्तमान तनाव के कारण कुछ दया दिखाई है। इस प्रकार उन्होंने प्रतिबंधित दुनियाओं पर विजय की घोषणा की। ठीक 1 महीने के समय में प्रतिबंधित दुनियाओं पर विजय शुरू हो जाएगी और आपको 15 दिनों में दुनियाओं का विवरण मिल जाएगा। घोषणा का सार यही था। सैम जो शांति से सड़कों पर चल रहा था, उसने अपने चारों ओर कई लोगों की उपस्थिति महसूस की। तारांकन स्वूश बूम। उन्होंने इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई, उन्होंने हमला कर दिया। हालांकि सैम थोड़ा तेज था। उसने एक खास अंगूठी पहनी हुई थी और जैसे ही घोषणा शुरू हुई उसने उसे 3 बार टैप किया। उस पर स्थित संरचना सक्रिय कर दी गई और उसे वहां से ले जाया गया। वह आपके गुप्त कमरे में फिर से प्रकट हुआ। वहां कई छात्र हैं और यहाँ तक कि कुछ निम्न स्तर के प्रशिक्षक भी हैं। वे सभी सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। उन्होंने जुआरी अकादमी के रास्ते भी अवरुद्ध कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से सैम के पीछे लगे कई लोग थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने टोकन हस्तांतरण की संभावना पर विचार किया और इसके लिए व्यवस्था भी की। वे सभी स्थानांतरण के संभावित गंतव्य की पहचान करने के लिए एक विशेष कलाकृति का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि उनका उपकरण बेकार साबित हुआ। वे कोई रास्ता नहीं खोज पाए। कमबख्त शौकिया। सैम ने अपने पास मौजूद सीमित निगरानी की जांच शुरू करते हुए बुदबुदाया। पक्षी कठपुतलियां सचमुच खत्म हो चुकी हैं। अब उनका इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसने कुछ गुप्त निगरानी स्थल स्थापित किए हैं और उसने निश्चित रूप से हब के आसपास की हर चीज को कवर कर लिया है। शाम के 7:56। सैम ने अपने पास मौजूद सीमित निगरानी की जांच शुरू करते हुए बुदबुदाया। पक्षी कठपुतलियां सचमुच खत्म हो चुकी हैं। अब उनका इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसने कुछ गुप्त निगरानी स्थल स्थापित किए हैं और उसने निश्चित रूप से हब के आसपास की हर चीज को कवर कर लिया है। उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी हब की जांच शुरू कर दी है। किसी ने भी तत्काल कोई कदम नहीं उठाया है। वे इसे नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कम से कम अभी तक तो नहीं। वहां भी सिर्फ छात्र ही आगे बढ़े।
कोई भी बड़ा और वरिष्ठ शिक्षक बाहर नहीं आया। सैम को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि बड़े बुजुर्ग बाहर निकल आएंगे। यह एक बात है कि ओलंपियन अकादमी के बड़े बुजुर्ग बाहर नहीं आए। आखिरकार लिंग तियान अभी भी यहाँ है। सभी ओलंपियन अकादमी के लोग हमेशा थेरॉन के सामने कांपते हैं और लिंग तियान ने उस आदमी को चीरफाड़ कर रख दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है, वे कोई कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने सहयोगियों को बुलाया हो और वे उनके आने और कोई कदम उठाने का इंतजार कर रहे हो। उन्होंने इस भव्य अवसर के लिए कुछ आतिशबाजी भी तैयार की थी, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। सभी बड़े लोग छिप गए। उसने अपना संचार उपकरण निकाला और लिंग तियान से संपर्क किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। उस आदमी ने संचार उपकरण बंद कर दिया। सैम ने इंतजार किया और इंतजार किया। दूसरे इलाकों से छात्र आने लगे। टूर्नामेंट में सैम द्वारा मारे गए लोगों से संबंधित सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर कोई नहीं आया। इससे वह निराश हो गया। एकमात्र राहत की बात यह है कि गैम्बलर अकादमी के छात्रों ने इन लड़कों को अकेला नहीं छोड़ा। हर जगह झगड़े शुरू हो गए। खास तौर पर चौथी कक्षा के छात्रों ने डोव ने उनका नेतृत्व किया और चौथी कक्षा के अन्य छात्रों को बुरी तरह से हरा दिया। रश्मा भी बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमती रहती थी और जो भी दूसरी कक्षा का बच्चा उसके सामने आता था उससे झगड़ा करने लगती थी। सैम को तो सिर्फ देखने से ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। यह एक जुटता का प्रदर्शन है। गैम्बलर अकादमी ने उसे बताया कि वे उसके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वे अब शत्रुतापूर्ण नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि वे कुछ सुलह करने में कामयाब रहे। थोड़ा थका हुआ महसूस करने के बाद सैम ने निर्णय लिया कि चूंकि वे नहीं आ रहे हैं, इसलिए वह स्वयं उनका स्वागत करेगा। उन्होंने यहाँ वहाँ कुछ बटन दबाए और हब की संरचना में थोड़ा परिवर्तन किया। सभी क्षेत्रों में हब भी बदलने लगे। आसमान में रोशनी की किरणें फैल गईं, जिससे सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने लगा। यहाँ तक कि ओलंपियन क्षेत्र में होने वाली लड़ाइयाँ भी बंद हो गईं। प्रकाश की किरणें बदल गईं और एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गईं, जिससे लगभग सभी परिचित हैं।